तो 39.58, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, इसी के अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक ऑप्शन ए उसका सही था। ठीक, चलो तो ये क्वेश्चन जो था उस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस कर लेंगे। आप आज प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि जाने में भी टाइम लगा होगा, फिर सुबह आना भी, तो ऑब्वियस है। नेक्स्ट हम आज बात कर लेते हैं, ड्यूटी साइकिल कल हो गया था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आज इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो इलेक्ट्रोड्स क्या है? इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है? बेसिक काम बताना। इलेक्ट्रोड्स का बेसिक काम क्या होता है? आर्क 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 जनरेशन। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या है? आर्क जनरेशन। आप खुद सोचो, मैंने क्या बोला सबसे पहले जो आपको मैंने आर्क जनरेशन समझाया था। तो चाहे वर्कपीस इधर हो, मतलब चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, आपने जब बेसिक समझा था तो इसे कैथोड समझा था, इसे एनोड लेके हम चले थे। ये मेरी स्ट्रेट, अगर डीसी लगा रखा है तो स्ट्रेट पोलैरिटी थी, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव था, ये हमारे पास पॉजिटिव था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कैथोड और एनोड, मतलब इलेक्ट्रोड जो यहां हम लेके चल रहे हैं इसे हमने इलेक्ट्रोड बोला था, इसे हमने वर्कपीस बोला था। जबकि ये बेसिकली कौन है? दोनों ही इलेक्ट्रोड है। देखा जाए तो 11th लैंग्वेज से अगर बात करेंगे, दोनों ही इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ अगर कैथोड एंड एनोड, ये इलेक्ट्रोड ही तो हुआ करते थे, याद करो उस टाइम पर, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं इसे इलेक्ट्रोड बोल रहा हूँ, इसे वर्कपीस बोल रहा हूँ, तो वर्कपीस रहेगा ही, ठीक है। मेन चीज आ जाती है इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड है और एंड जो वर्कपीस है, इसमें जो मेन फंक्शन था आर्क जनरेशन का, वो बेसिकली क्या था? इलेक्ट्रॉन का यहां से निकलना, इलेक्ट्रॉन का यहां से निकलना। कैथोड एनोड से स्टार्टिंग क्या हो रही थी? सीधे मेल्टिंग हो जाना या इलेक्ट्रॉन का निकलना? सीधे इलेक्ट्रॉन का निकलना। फर्स्ट चीज तो ये है ना, बाद में तो मेल्टिंग होगी। और मेल्टिंग कैसे हो रही थी? जब हमारे पास हाईली वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन किससे टकरा रहे थे? वर्कपीस से। या फिर वर्कपीस के इलेक्ट्रॉन किससे टकरा रहे थे? एनोड से, सॉरी इलेक्ट्रोड से। आपको याद है ना, इलेक्ट्रोड दोनों के लिए वर्ड यूज है, बट वेल्डिंग में हम एक को वर्कपीस मानेंगे क्योंकि एक तो हमारे लिए डिजायर्ड आउटकम देगा ना, है ना। तो यहां पर वर्कपीस से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, किसमें? आरपीडीसी में। याद होगा, आरपीडीसी में वर्कपीस से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां लेके जा रहे थे? वो ये इलेक्ट्रॉन लग रहे थे इलेक्ट्रोड पर, और इसको मेल्ट कर रहे थे बाद में। वो जो प्रोसेस था वो बाद का था, पहला क्या था? इलेक्ट्रॉन निकलना। तो यहां अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, वर्कपीस ऑब्वियस है, गलाना फिक्स है या नहीं? वर्कपीस गलाना फिक्स है, अगर नहीं है तो फिर वेल्डिंग क्यों कर रहे हो, है ना। तो पर्पस हमारा क्या है? जैसे मशीनिंग में आपको मशीनिंग करनी है, ऐसे वेल्डिंग में वर्कपीस को गलाना निश्चित है। जब तक नहीं गलाओगे, HZ नहीं आएगा, तब तक हमारा मोल्टन मेटल उसके साथ अटैच नहीं होगा। तो उस चीज को जब तक वर्कपीस को नहीं गलाएंगे, उसे वेल्डिंग बोलेंगे या नहीं, ठीक है। तो वर्कपीस तो गलना निश्चित है, मतलब वर्कपीस तो क्या है? कंज्यूमेबल, ठीक है, या फिर मोल्टन स्टेट में, ठीक है। इसमें तो हमारा मटेरियल गलेगा। बट इलेक्ट्रोड है ऐसी चीज जहां से हमारा बेसिक प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन। इलेक्ट्रॉन का इमिशन वो है बेसिक प्रोसेस। तो वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन गल भी रहा हो। दो कंडीशन आ गई ना, या तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहे हो, मतलब आर्क जनरेशन का काम कर रहा हो, ठीक है। बेसिक हमारा काम क्या है इलेक्ट्रोड का? बेसिक इलेक्ट्रोड का काम क्या हुआ, जो मैंने ये पहले समझा रखा है, बस उसको एक वे में लेके गया। इलेक्ट्रोड का बेसिक काम क्या है? आर्क जनरेशन। क्लियर है या नहीं भाई? आर्क जनरेशन, ठीक है, आर्क जनरेशन हो गया। बट इस आर्क जनरेशन से फाइनली क्या हो गया? मेल्टिंग। किसकी मेल्टिंग? किसकी मेल्टिंग? इलेक्ट्रोड की बाद में हुई, पहले वर्कपीस की। अगर एसपीडीसी था तो पहले मेल्टिंग हुई वर्कपीस की, उसकी वजह से जलना स्टार्ट हुआ, आर्क थी ही, आपस में क्या हुआ, फिर बाद में ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो इलेक्ट्रोड भी गलने लग गया, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो इलेक्ट्रोड भी गलने लग गया। तो मेल्टिंग जो है वो हमारी वर्कपीस एंड इलेक्ट्रोड की बाद में हो रही है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोड ऐसा लूं जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन तो दे, कैथोड तो बने, ठीक है, या वो कंज्यूमेबल हो सकता है या वो नॉन कंज्यूमेबल हो सकता है। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब क्या है? वो गलता नहीं है, वो सिर्फ आर्क जनरेट करता है। कंज्यूमेबल का मतलब है आर्क जनरेट तो करेगा ही, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, साथ में क्या करेगा? वो गल भी जाएगा। बात क्लियर है? साथ में क्या है? वो मेल्ट भी होगा। तो मेल्ट होना एंड
आपका इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या ये आर्क जनरेशन करना, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो क्या है मेरा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज आर्क जनरेशन प्लस मेल्टिंग, ये दोनों चीजें कर रहा है प्लस मेल्टिंग, जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्क जनरेशन। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, जो कि कंज्यूम ना हो, सिर्फ और सिर्फ आर्क को जनरेट करें। ठीक है, तो ऐसे भी प्रोसेस होते हैं, ऐसे भी प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स क्या क्या होंगे, क्या फायदा होगा। अगर सबसे पहली चीज फायदे में अगर देखी जाए तो जब मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोड गल जाता है मतलब उसका मेल्टिंग हो जाता है, तो आपको क्या करना होता है, अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, जो आर्क लेंथ है वो मेंटेन करनी होती है। बट आर्क लेंथ क्या है, अगर हमारे पास मेल्टिंग होता जा रहा है तो आर्क लेंथ चेंज हो रही है, तो आपको मैन्युअली आगे की तरफ लेके आना पड़ता है ना। अगर आपसे मैन्युअली मैं ये कहता हूँ कि नॉन कंज्यूमेबल यूज कर लो, तो क्या आर्क लेंथ मेंटेन नहीं रहेगी। अगर मैं मैन्युअली कहता हूं कि जो हमारे पास है आर्क लेंथ मेंटेन करने के लिए क्या करो, मैन्युअली इस तरह का नॉन कंज्यूमेबल यूज कर लो कि वो हमेशा आर्क लेंथ इतनी ही रहे। ठीक है, तो वो चीज मेल्ट नहीं हो रही है, तो ये फायदा भी है। ठीक है, तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स क्या हो गए, मेड ऑफ नॉन कंज्यूमेबल, मेड ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, ग्रेफाइट, टंगस्टन वगैरह जो भी हम ये यूज कर रहे हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अपने आप में हायर, अपने आप में हायर। अभी इसको मैं व्यू को समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, फिलहाल के हिसाब से क्या होगा कि अगर आपने किसी चीज को कंज्यूम नहीं करवाना है तो ऑब्वियस है वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। नॉट कंज्यूमेबल मतलब मेल्ट नहीं होना चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए तो जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है टीएम वो अचीव भी नहीं होना चाहिए, नॉट अचीवेबल है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, हायर, क्योंकि जब आर्क जनरेट हो रही है तो टेम्परेचर कहाँ जा सकता है, बहुत ज्यादा, 6000 तक जा सकता है। तो ये जो टेम्परेचर आपका जा रहा है उस टेम्परेचर से आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, अभी जो मेन चीज है वो हमेशा आप ऐसे याद नहीं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर आर्क जनरेशन पर डिपेंड करता है, जितना करंट दे रहा है उसके हिसाब से टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कार्बन एंड ग्रेफाइट्स आर यूज्ड फॉर डीसी। अभी ये सारी चीजें मैं आगे बेसिकली जो हमारी टाइप है, टाइप कैसे, एक तो है कार्बन, ठीक है, और एक है टंगस्टन जिसे PIG बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी टाइप में बात करेंगे इन सारी चीजों की फिर से डिटेल में। ठीक है, इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड, द आर्क लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, आर्क इज स्टेबल एंड इजी टू मेंटेन, जो अभी समझाया मैंने आपको। ठीक है, तो यहाँ की ये लाइन हो गई, बाकी ये वाली चीजें अभी किस में बात करेंगे, ये वाली चीजें इस रेस्पेक्टिव टाइप में बातें करेंगे। ठीक है, तो यहां से हो गया नॉन कंज्यूमेबल, देन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल के बाद क्या है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसमें क्या हो गया, प्रोवाइड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो ये क्या है हमारा, प्रोवाइड फिलर मटेरियल्स। ठीक है, जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो सकते हैं वो क्या करते हैं, जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं वो खुद में ही फिलर मटेरियल की तरह काम करते हैं या नहीं, कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब हम फिलर मटेरियल तो डाल रहे हैं, फिल करने वाला मटेरियल जो बीच में है। ठीक है, फिलर मटेरियल डाल रहे हैं, सेम कंपोजिशन का लेना ही पड़ेगा, जबकि हम नॉन कंज्यूमेबल सेम कंपोजिशन का लेंगे क्या, सेम कंपोजिशन समझ रहे हो, सेम कंपोजिशन क्या है, ये वर्कपीस है। ठीक है, जो वर्कपीस है, जो इसमें गैप है जिसमें आपको वेल्डिंग करनी है, ऐसे ही क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, तो जिसमें वेल्डिंग करनी है वो इलेक्ट्रोड भी कैसा होना चाहिए, सेम मटेरियल का ना। अगर सेम मटेरियल का होगा तभी तो ये वाला कंपोजिशन आपका हायर स्ट्रेंथ का बनेगा। ठीक है, इसीलिए सेम कंपोजिशन का आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होना चाहिए। बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है, जबकि नॉन कंज्यूमेबल हमारा किसी मटेरियल का हो हमें कोई मतलब नहीं है, बस कौन सा मटेरियल होना चाहिए जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है। अगर मेल्टिंग टेम्परेचर उसका कम होगा तो वो चीज तो पहले गल चुकी होगी, फायदा क्या उसका। ठीक है, ये मेल्ट होने से पहले ही, वर्कपीस मेल्ट होने से पहले ही वो गल चुका होगा। ठीक है, दिस रिक्वायर्स दैट द इलेक्ट्रोड बी मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द वर्क टू मेंटेन द आर्क एंड सैटिस्फैक्टरी वेल्डिंग कंडीशंस। समझ रहे हो ना, जब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जाएगा, जब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा तो आर्क लेंथ क्या होगी, चेंज होगी। आपको मैन्युअली क्या करनी है, उसे मैन्युअली क्या करनी है, उस चीज को पास में लेके आना पड़ेगा, पास में आर्क लेंथ को स्टेबल करना पड़ेगा, तो यहाँ मैनुअल काम करना पड़ेगा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के अंदर। ठीक है, जो अभी तक आपने समझा है। ठीक है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर 3 काइंड्स। कौन कौन से हो जाते हैं, एक तो हो जाता है बेयर, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी आपने फ्लक्स कोटिंग नहीं की। फ्लक्स क्यों लगाते थे, याद होगा आपको, मैंने बताया भी था, शील्ड करने के लिए, शील्ड करने के लिए, जिससे कि एटमॉस्फेरिक से वो चीजें हमारे रिएक्ट ना हो, क्योंकि मोल्टन मेटल जो है वो हायर टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो अगर यहाँ शील्ड नहीं करेंगे, मैंने आपको ये वहां पर भी समझाया था, कहाँ, गैस वेल्डिंग में, कि अगर यहाँ पर हम शील्ड नहीं करेंगे किसी चीज को, तो जो शील्ड नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो हमारी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा, वो हमारा हार्डर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा।
ठीक है, एम्बिटलमेंट आ जाएगा, वो बेकार चीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास सेंस है वो क्या है कि यहाँ पर या तो हमारे पास इलेक्ट्रोड वेयर हो सकता है, बट अगर वो वेयर इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो फिर कैसे करोगे, अभी समझाऊंगा उस चीज को। बेयर इलेक्ट्रोड है तो आपने फिर कोटिंग कैसे की, जब बेयर है तो कोटिंग कैसे की, फिर यहाँ कोटिंग की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर क्या देंगे आप सीधे इनर्ट गैसेस। ठीक है, अभी इनर्ट गैसेस वर्डिंग जो आई है वो अभी आगे समझ में आ जाएगी जब मैं अभी बताऊंगा शील्डिंग कैसे कैसे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपने उसे फ्लक्स से कोट कर दिया, ऊपर से आपने फ्लक्स मटेरियल लगा दिया, ठीक है, जो आपको शील्डिंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, या फिर लाइटली कोटेड ऑब्वियसली, ठीक है, फ्लक्स्ड और लाइटली कोटेड। देन क्या है, कोटेड और एक्सट्रूडेड मतलब शील्डेड, बहुत ज्यादा कोटिंग कर रखी है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोटिंग कर रखी है। ठीक है, फॉर ऑटोमेटिक वेल्डिंग वेयर इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस वायर और कॉइल। ये जनरली किस में यूज होता है, ये जनरली होता है मिग में यूज। ठीक है, ये वाला जो लास्ट वाला टाइप है ये जनरली मिग में यूज होता है, बेयर भी आपका मिग में यूज होता है। कैसे यूज होता है अभी थोड़ा थोड़ा मैं लेके चल रहा हूँ, इलेक्ट्रोड समझा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अभी टाइप नहीं समझा रहा, जैसे जैसे टाइप में जाऊंगा ज्यादा इन डेप्थ वहां जाएंगे। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोड का फाइनली माइंड में क्या आया, इलेक्ट्रोड का फाइनली माइंड में क्या आया, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है फिलहाल अभी ये सोच के चलो, अभी टाइप में मत घुसो, फिलहाल इलेक्ट्रोड क्या है। ठीक है, ठंड लगने लगी, इलेक्ट्रोड क्या है, आर्क जनरेशन के काम आता है, प्लस मेल्टिंग हो सकता है नहीं भी हो सकता, पहली चीज तो ये क्लियर है। तो आर्क जनरेशन तो मैंडेटरी कंडीशन है, ये तो होनी ही होनी है। दूसरी चीज वो हमारा फिर नॉन कंज्यूमेबल हो सकता है, कंज्यूमेबल हो सकता है। अगर कंज्यूमेबल है तो क्या होगा, कंज्यूमेबल है तो क्या होगा, माइंड में पिक्चर क्रिएट करो, कंज्यूमेबल है तो क्या होगा, आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो मेल्ट होता जाएगा, तो आपको क्या करना, मैन्युअली आगे की तरफ लेके आना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऊपर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जब हमारा कंज्यूमेबल है तो आर्क लेंथ चेंज, जबकि नॉन कंज्यूमेबल है तो इससे क्या फायदा मिल रहा है, आर्क लेंथ उतनी की उतनी है। तो यहाँ से एक बात बताओ, फिलर मेटल कहाँ पे कैसे काम करेगा, फिर वो मेल्ट कौन हो रहा है, फिर सिर्फ वर्क पीस, सिर्फ वर्क पीस। अगर आपने नॉन कंज्यूमेबल ले रखा है तो फिर मेल्ट क्या हो रहा है, बिल्कुल, या तो अलग से देंगे अगर मोटा है तो, और अगर मोटा नहीं है मतलब वर्क पीस अगर मोटा नहीं है तो सीधा उसी से कर दो, मेल्ट हो गया, वो हायर टेम्परेचर तो पहुंच ही चुका है, वो मेल्ट हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ डिपेंड करता है फिलर मटेरियल देना है आपका नहीं देना। जो कंज्यूमेबल है वो तो हमेशा खुद खुद क्या बनाएगा, फिलर मटेरियल, वो खुद से अपना हमेशा फिलर मटेरियल देगा ही, क्योंकि वो कंज्यूमेबल है, क्योंकि वो तो हमारा मेल्ट होना ही होना है। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास नॉन कंज्यूमेबल होता है उसमें फिलर मटेरियल दे भी सकते हो आप, आपकी इच्छा है नहीं भी दे सकते हो, और डिपेंड करता है वर्किंग कंडीशन पे वर्क पीस कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर उसके ऊपर हम कोटिंग की बातें करें, ठीक है, तो कोटिंग क्या है, इलेक्ट्रोड कोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये कोटिंग होती है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो क्या कर रही है, लाइक दिस। इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ से धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी क्या, कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोड, ये हो गया इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने क्या कोटिंग कर रखा है, फ्लक्स। ये क्या है मेरे पास, फ्लक्स की कोटिंग, ऐसे। ये क्या है मेरे पास, फ्लक्स की कोटिंग। ठीक है, जिस टाइम पर, अब जरा थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैसा है, किसका है ये इलेक्ट्रोड किसका है, अभी मैं अभी कंज्यूमेबल सोच रहा हूँ, है ना, अभी मैं कंज्यूमेबल सोच रहा हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका है, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना हुआ है, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना होगा अगर ये कंज्यूमेबल है तो, थोड़ा थोड़ा अंदर, हाँ अंदर लेके जाओ ना चीजों को, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, यहाँ पर फंस जाते हो आप, इलेक्ट्रोड को ना हमेशा कार्बन सोचते हो, जबकि वेल्डिंग में हमेशा कार्बन तो यूज ही नहीं होता। ठीक है, सेम मटेरियल, और सेम मटेरियल तो कैसा है, अगर ये मैं प्लास्टिक यूज करूँ तो वेल्डिंग हो जाएगी क्या, आर्क वेल्डिंग नहीं, क्यों, कि प्लास्टिक क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है क्या, नहीं, प्लास्टिक कंडक्टिव मटेरियल ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडक्टर है तो ये भी क्या होना चाहिए, कंडक्टर, तो ये मेटल है तो ये भी क्या होना चाहिए, मेटल, तो कार्बन हट गया माइंड से। पहले ये चीजें छोटी छोटी क्लियर करो, काला देख के कार्बन नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है हमारा मेटेलिक, मैं अभी क्या लेके चला हूँ, कंज्यूमेबल, जो हमें जनरली लेके चलते हैं। तो मेटेलिक इलेक्ट्रोड हो गया, जो कि क्या होगा, गल रहा है फिलहाल, कंज्यूमेबल सोचा है मैंने इस चीज को भी, कंज्यूमेबल। आप कहोगे सर कार्बन का क्यों नहीं लिया, कार्बन तो आपने लिखा हुआ था इलेक्ट्रोड कार्बन के होते हैं, वो चीजें क्या हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी हैं, वो नॉन कंज्यूमेबल हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, तो माइंड में कार्बन ही मत डाल दो। ठीक है, तो ये वाले जो है जनरली क्या हो गए, बेस मेटल की कंपोजिशन के बराबर, जो बेस मेटल है उसी का कंपोजिशन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अभी क्या है, अभी क्या है, आपने इसके ऊपर कोटिंग कर दी, ये कोटिंग किसकी है, ये कोटिंग है हमारी फ्लक्स की,
इसे हम बोल देते हैं फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स है क्या करेगा, हायर टेम्परेचर, ऑब्वियस है, इलेक्ट्रोड मैंने आपको समझा रखा है आर्क कैसे जनती है, वो अगरबत्ती वाला भी ऑप्शन, ठीक है, कि यहाँ पर जो कोटिंग है वो ऊपर है उसके, ठीक है, ये जो कोटिंग है ये ऊपर है, मेटल यहाँ से है, मेटल यहाँ से है, तो ये क्या करेगा, आर्क जनरेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर बम्बार्डिंग कर रहे हैं, क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, आर्क जनरेशन हो रही है, साथ ही यहाँ पर हीटिंग हो गई, हीटिंग हो गई तो मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो नीचे गिरेगा। अब जरा जब ये मेल्ट हुआ तो ये भी तो नीचे गिरा, ये मेल्ट होगा तो ये भी मेल्ट होगा, दोनों चीजें मेल्ट हो रही हैं। ये जो आपने कोटिंग की थी, अब इसके बारे में सोचिएगा, ये जो कोटिंग की थी इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ऑब्वियस है, जिसमें ये मेल्ट हुआ उसी मेल्टिंग टेम्परेचर से कम कम होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये मेल्टिंग टेम्परेचर इसके मेल्टिंग टेम्परेचर के बराबर है, और अगर यही मेल्ट नहीं हुआ तो बेकार। तो जो कोटिंग होगी वो भी क्या होगी, लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर के मटेरियल की, पहली चीज ये माइंड में रखो, जो कोटिंग है वो किसकी होगी, लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर के मटेरियल की, ठीक है, मतलब फ्लक्स का टेम्परेचर क्या होगा, एटलीस्ट जो वर्कपीस का मटेरियल है उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर के आसपास ही होगा या उससे कम होगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो कम होगा तभी तो वो चीज यहाँ पर मेल्ट होकर नीचे गिरेगी, ठीक है। अब जरा ये हवा हवा में उड़ नहीं रहा है, ये मेल्ट होकर नीचे गिर रहा है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो हमारे पास कोटिंग कर रहे हो ये ऑलवेज कैसी होगी, ऑलवेज कैसी होगी, जरा सोचो, अगर ये चीज इसमें मेल्ट होके गिर गई, ऐसे सोचो जरा माइंड में, आप ना खुद से सोचा करो, जब कुछ गलतियां निकलेंगी ना तो समझ में आ जाएगा, और वहीं से गेट क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे छोटे, ये यूएससी, ठीक है, क्या कि यहाँ पर ये जो चीज है ये अगर आपने हायर एफएम याद करो, आपने हायर डेंसिटी की ले ली, क्या चीज, ये कोटिंग जो है ऊपर कोटिंग जो है हायर डेंसिटी की ले ली, तो इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। हायर डेंसिटी की अगर ये ले लेता हूं, टेम्परेचर की बात तो कर ही ली, टेम्परेचर तो कर लिया कि इन दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम, दोनों चीजें गल रही हैं, दोनों चीजें गल रही हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है ये हायर डेंसिटी की, हायर डेंसिटी की है, तो क्या होगा, ये चीज अंदर चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, तो वेल्डिंग आपको ऐसी चाहिए कि जिसमें हमारे पास ये चीजें अंदर हो, जो कोटिंग है वो अंदर हो, आपको वेल्डिंग ये चाहिए थी क्या, नहीं, वेल्डिंग में तो हमारे पास कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, जैसा ये वैसा ये, बस यहाँ पर यही होना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी और मेटल को लेके चलोगे तो कॉलमनर स्ट्रक्चर बन रहे थे उनके बीच में, तो क्या आ गई, क्रैक्स आ गई, वॉइड्स आ गए, या फिर ये वाला मेटल भर गया, कौन सा वाला मेटल, जो कि यहाँ पर आपने कोर यूज किया था, सॉरी फ्लक्स यूज किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन क्या आ गई, गेट वहीं से क्वेश्चन बना लेगा, नेसेसरी कंडीशन क्या आ गई कि जो फ्लक्स है उसकी डेंसिटी वर्क पीस या फिर बेस मेटल से कम होनी चाहिए, तभी तो क्या करेगा वो, फ्लोट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तभी क्या करेगा वो, फ्लोट, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इसको अगर मैं रो ऑफ फ्लक्स लिखता हूं तो ये ऑलवेज क्या होनी चाहिए, लेस देन रो ऑफ इलेक्ट्रोड और वर्कपीस, है ना, जो भी आप कहना चाहो, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्या होगी, अगर ये आपकी डेंसिटी कम है तो आपने एफएम में भी किया है, ठीक है, अभी कास्टिंग में भी करोगे, छोटी छोटी चीजें हैं क्या कि ये वाली चीज ऊपर उठ के आ जाएंगी, ये चीजें ऊपर उठ के आएंगी तो वो क्या बना रहा होगा, ये काम तो यहाँ का है, इसने पहले कुछ काम करके आया है, तो ये वाली जो चीज है ये ऊपर क्या बना रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है यही तो होगा जो ऊपर होगा, ये जो ग्रीन वाला है यही तो होगा, इसे ग्रीन से दिखा दो ऐसे, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास फ्लक्स, तो ये फ्लक्स कहाँ पहुंच गया, यहाँ, इसका नाम क्या होता है जब ये सोलिडिफाई हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, सोलिडिफाई, ये यहाँ पर क्या हो गया, सोलिडिफाई, और ये जो सोलिडिफाई हुआ है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है स्लैग, वेरी गुड, इसका नाम होता है स्लैग, ठीक है। किसका नाम हुआ स्लैग, किसका नाम हुआ, जो कि फ्लक्स था अभी सॉलिड स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में पहले मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद ऊपर आया, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम थी तो उसने क्या बना दिया, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, कहां पर, आफ्टर वेल्डिंग ऑफ द मोल्टन मेटल। बट क्या इस फ्लक्स का काम ये था, एक ये वाली लेयर बनाना था, ये तो था ही, मतलब ये तो फायदा हुआ हमें कि हमने इसके हायर टेम्परेचर, देखो अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सोचो जरा, फिर समझ में आ रहा है, ये फिगर समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये वाला, ये क्या है, जो वेल्ड हुआ है, अभी अभी जो वेल्ड हुआ है ना, जो अभी अभी वेल्ड हुआ है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड का मटेरियल भी है, वर्क पीस का भी मटेरियल है, जो वेल्ड हुआ है अभी अभी, है ना, तो यानी कि यहाँ पर ये वाला वो पार्ट है, ये वाला वो पार्ट है जो कि अभी वेल्डेड हुआ है, ये मेरा वेल्डेड पार्ट है एक्चुअल में जो देखा जाए, ठीक है, ये वेल्डेड पार्ट, अभी ये वेल्डेड पार्ट है, और ये वाला पार्ट कौन सा है जो काला काला दिख रहा है, सिचुएशन को सोचो, ये क्या हो चुका है, सोलिडिफाई, ये जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, सोलिडिफाई, जो वेल्ड हुआ था
क्योंकि ये चीज ऐसे चल रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, वो है जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस का मेटल आपस में मिला, उसके बाद सॉलिडिफाई हो चुका है। जबकि ये ब्लैक वाला क्या है, ये मोल्टन स्टेट में है ना, ये मोल्टन स्टेट में, इसीलिए तो ये चीज ऐसे दिखा रखी है। ये क्या है, मोल्टन स्टेट में। आगे वाले को क्या कर रहा है, वो मोल्ट कर रहा है, आगे वाले को मेल्ट कर रहा है। अभी ये वाली चीज क्या है, मोल्टन स्टेट। तो समझ रहे हो ना, फिगर को अच्छे समझ जाना, बस हो जाएगा कंप्लीट। ये वाली चीज क्या हो गई हमारी, मोल्टन स्टेट में। इस मोल्टन स्टेट में क्या है, इस मोल्टन स्टेट में क्या क्या चीजें दिख रही होंगी, ठीक है। इसमें आपका ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस यहाँ दिख रहा है, और इसके ऊपर धीरे धीरे हमारी डेंसिटी कम होने की वजह से ये चीजें ऊपर ऊपर स्लैग की फॉर्म में चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी। तो हमारे पास एक तो कहानी ध्यान से समझना, एक तो है स्लैग जो कि आफ्टर सॉलिडिफिकेशन बना उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ अगर ये चीज हमारी टेम्परेचर, अब आप खुद सोचो, इसका टेम्परेचर क्या था, कम, इसका टेम्परेचर क्या था, ज्यादा। जनरली ऐसा ही होता है, जो हमारे पास फ्लक्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से वो इजीली मेल्ट हो जाए। तो यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा, ठीक है। तो इसको सोलिडिफाई होने में भी तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इसने बाद में भी सोलिडिफिकेशन के टाइम पर भी उसको प्रोटेक्शन दे दी, ऊपर से खुद से ऊपर आ गया, ठीक है। ये सोलिडिफाई हो गया, यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन दे दिया, ठीक है, प्रोटेक्शन दे दिया, ठीक है। अभी यहां पर देखो, ये जो हमारे पास मोल्टन स्टेट थी, इस मोल्टन स्टेट के बाद स्लैग ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, बनता हुआ जाएगा, और ऐसे हमारे पास पूरा वेल्डिंग हो जाएगा। बट सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स का काम स्लैग देना नहीं है, फ्लक्स का काम क्या है, जिस टाइम पर ये फ्लक्स मोल्टन स्टेट में जो यहां पर जा रहा था, उसी टाइम पर ये जो इसके अंदर ये जो आपके पास फ्लक्स होता है, ये अलग अलग टाइप के मटेरियल का बना होता है। ये सारा पार्ट आपका ईएससी में। तो हम ईएससी, क्योंकि हमें पीएससी और पीएसयू के बारे में पूरा डिटेल नहीं करना, जो गेट से रिलेट करता है मैं वो बात करता हूँ, ठीक है। तो गेट में वो चीज बिल्कुल नहीं आती है, मैं वो चीज लेके चल रहा हूँ कि वो चीज बिल्कुल नहीं आती है, और वो पूरा केमिकल है, पूरा केमिकल, ठीक है। तो वो चीजें हम नहीं लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो जो ये फ्लक्स के मटेरियल हैं वो नहीं लेके चल रहे, ठीक है। तो फ्लक्स के मटेरियल कुछ इस तरह के होंगे कि इनका वर्डिंग पर ध्यान दो, इनका आउटकम क्या होना चाहिए, जो ये फ्लक्स है उस फ्लक्स का आउटकम क्या होना चाहिए। स्लैग बनाना नहीं, स्लैग तो एक हमारे पास साथ में आ चुका है कि स्लैग बन के आ गया, ठीक है। इसका आउटकम क्या होगा, इसका आउटकम, हमारा पर्पस क्या है फ्लक्स लगाने का, पर्पस ये है कि जो भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो मेरी हाई टेम्परेचर पर इस मोल्टन मेटल से रिएक्ट ना कर जाए। मेन पर्पस ये है, उसको रोकना है। तो ये जो आसपास की गैसेस हैं, ठीक है, जो आसपास की गैसेस हैं ऐसे, ये क्या चाहेंगी, ये चाहेंगी कि हायर टेम्परेचर पर वो इस चीजों को रिएक्ट करे, और गैसेस तो सारी हैं, ठीक है, एयर में गैसेस तो सारी हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगी, मोल्टन मेटल से रिएक्ट करेंगे, और जैसे ही वो मोल्टन मेटल से रिएक्ट करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑक्साइड्स के बनने की, ठीक है। तो उस ऑक्साइड्स को हमें रोकना है, ठीक है, उसको ऑक्साइड्स को हमें रोकना है, ठीक है। तो यहां हम क्या यूज करते हैं, और H2 की वजह से इम्ब्रिटलमेंट होता है, उसको भी रोकना है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये कैसे आएंगी, जब हम इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेंगे, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें। ये प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट कैसे बनेगा, जब ये फ्लक्स हमारा मेल्ट होगा तो उसी टाइम पर इस फ्लक्स से गैसेस रिलीज होंगी। ये फ्लक्स उस मटेरियल का बना होता है, जब ये मेल्ट हो तो मेल्ट होके ये गैसेस भी रिलीज करे जिनसे ये बना हुआ है। बात समझ में आ रही है, जिनसे ये बना हुआ है। रिएक्शंस जो होती हैं केमिकल, वो चीजें अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या बनी, ये गैसेस बनी, कहां बनी, ये वाली, ये गैसेस यहाँ पर इससे प्रोड्यूस हुई। किससे प्रोड्यूस हो रही हैं, फ्लक्स से। और ये क्या बना रही हैं, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट टू दी आर्क। जो ये आर्क बन रहा है इसके चारों तरफ ये प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट बना रही है। तो ये गैसेस कहां से बन के आई, इलेक्ट्रोड से। पहले इसको क्लियर करो, कभी कंफ्यूज मत होना, गैसेस इलेक्ट्रोड से बन के आई नहीं, ये प्रोटेक्टिव गैसेस जो हैं, जो आपको शील्डिंग एक तरह से प्रोड्यूस करेंगी, वो हमारी किसकी हैं, फ्लक्स की हैं। फ्लक्स नहीं दोगे तो क्या ये गैसेस आएंगी, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, आर्क। आर्क को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ये शील्डिंग गैसेस। तो मतलब शील्डिंग गैसेस आर्क के हमेशा ऊपर होंगी, क्योंकि वो फ्लक्स से सीधी बन के आ रही है। गैस के अंदर जाती है क्या, गैस तो बाहर आती है ना, तो ये बाहर आ रही होगी ऐसे। बात क्लियर हो गई है। तो ये सेंस होता है हमारा फ्लक्स का, ठीक है। नेक्स्ट, द स्लैग इज देन इजीली चिप्ड। अब देखो क्या है हमारे पास, ये स्लैग वगैरह को लेके तो करना नहीं है काम, हमें क्या करना है, इसको आगे से। आपने देखा होगा जब आपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जब वट वेल्डिंग किया था उसके बाद आपने उसे चिपिंग ऑफ किया था, जिससे चिप कर रहे थे ना, वो हमारा स्लैग था, ठीक है। जिसे चिप कर रहे थे, फिनिश करने मतलब उसे हटा रहे थे, तो आपको एक फिनिशिंग सरफेस दिख रहा था, ठीक है, एक ब्राइटर सरफेस दिख रहा था। वो क्या है, उसके ऊपर क्या आ चुका था, स्लैग, स्लैग की कोटिंग। तो वो आपने हटाया और ब्राइटर सरफेस आ गया। ये आपका मेटल है ना, ये तो नहीं था ना स्लैग,
ठीक है, तो स्लैग हटा दिया। नेक्स्ट, कोटिंग आर डिजाइन टू मेल्ट मोर स्लोली देन द फिलर वायर। ठीक है, बात क्लियर है? जो कोटिंग है वो हमारी डिजाइन टू मेल्ट मोर स्लोली देन द फिलर वायर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद आ जाते हैं वाइंडर्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपने क्या क्या समझ लिया? आपने समझ लिया जो हमारे पास सील्डिंग गैस होती है, जो सील्डिंग गैस होती है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आपने अभी ये समझा। जो सील्डिंग गैस है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है अभी फिलहाल के हिसाब से, कैसे प्रोड्यूस हुई वो फर्स्ट पार्ट है, कैसे प्रोड्यूस हुई? विद फ्लक्स कोटिंग। आपने फ्लक्स को क्या कर दिया? मेल्ट किया। जब ये मेल्ट होगा तो क्या निकालेगा अपने अंदर से? गैसेस, और ये जो गैसेस हैं ये सील्डिंग गैस बनाएगी। बट सेकंड पार्ट हो रहा है इसका, ये जो सील्डिंग गैसेस होती है उनका सेकंड पार्ट हो रहा है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी फ्लक्स की बात हुई थी, ठीक है, अभी इलेक्ट्रोड की बात हुई थी। बात क्लियर हो गई है? चलो, इलेक्ट्रोड देन फ्लक्स देन वाइंडर्स। वाइंडर्स क्या है? एसी आर्क वेल्डिंग यूज्ड पोटेशियम सिलिकेट वाइंडर्स। ठीक है, एसी आर्क वेल्डिंग यूज्ड पोटेशियम सिलिकेट वाइंडर्स। ठीक है, एंड डीसी आर्क वेल्डिंग यूज्ड सोडियम सिलिकेट वाइंडर। ये दोनों चीजें हमारी क्यों अलग अलग हैं? क्यों अलग अलग हैं? अब जरा इसको समझिएगा। जो पोटेशियम सिलिकेट होता है, एसी में आपने पोटेशियम सिलिकेट क्यों यूज किया? ठीक है, डीसी में आपने सोडियम सिलिकेट क्यों यूज किया? ठीक है, पोटेशियम सिलिकेट, पोटेशियम हैज ए लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल एज कंपेयर्ड विद सोडियम। ठीक है, अब आप एक बात सोचिएगा कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है, आपने इस इलेक्ट्रोड में क्या यूज किया है? एज ए वाइंडर। वाइंडर क्या? फ्लक्स के साथ। ठीक है, एज ए वाइंडर इलेक्ट्रोड प्लस फ्लक्स की जो कोटिंग हो रही है उसमें जो वाइंडर यूज किया जा रहा है वो हमारा एसी। जब हमने एसी आर्क वेल्डिंग लगाई इसमें, जब हमने एसी का प्रोडक्शन किया इसमें, तो क्या यूज कर रहे हैं हम? पोटेशियम। पोटेशियम क्यों यूज कर रहे हैं? पोटेशियम क्यों यूज कर रहे हैं? पोटेशियम क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, पोटेशियम क्यों यूज करें? एसी में क्या हो रहा है? एसी में क्या हो रहा है? पहले ये सोचो, पहले ये सोचो। वेरी गुड। एसी में क्या हो रहा है? फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन कैसी हो रही है? फ्लक्चुएशन कैसी हो रही है? इलेक्ट्रॉन कभी तो इधर से जा रहा है, सोचो जरा, कभी तो इधर से जा रहा है, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, ऐसे से बार बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? आपने रेटेड कितनी है? 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में 50 बार ये कभी इधर से इधर जा रहा है तो कभी इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, अगर मुझे आर्क स्टेबल चाहिए, अगर मुझे आर्क स्टेबल चाहिए, ठीक है, नहीं तो आर्क इधर उधर जा रही है, आर्क स्टेबल चाहिए। ठीक है, और बाइंडर्स है जो कि फ्लक्स और इस चीज को यहाँ पर कोट किए हुए हैं, आपस में एक दूसरे को बाइंड किए हुए हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपने फ्लक्स चाहिए, सॉरी ये जो आर्क चाहिए, अगर वो स्टेबल चाहिए तो उस स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पर बाइंडर्स हैं वो इजीली क्या हो जाए? इजीली क्या हो जाए? आयनाइज्ड। इजीली क्या हो जाए? आयनाइज्ड। इसका मतलब उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम या ज्यादा? उनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ज्यादा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर बार बार चीजें चेंज हो रही हैं, बार बार चीजें चेंज हो रही हैं। तो इसका जो मटेरियल है, जो इसका बाइंडर यूज कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए? कम आयनाइजेशन पोटेंशियल का, कि उसे हम आयनाइज जल्दी कर सके। समझो इस चीज को, उसे हम आयनाइज जल्दी कर सकें, इसी वजह से वो क्या होना चाहिए? कम आयनाइजेशन पोटेंशियल का। आपको आई थिंक याद होगा 11th में एक टेबल बनाया करते थे, ठीक है, कि सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसके बाद पोटेशियम, याद नहीं, एल्यूमिनियम, उसके बाद पूरी लंबी सी एक सीरीज हुआ करती थी। ठीक है, एक केमिस्ट्री में आई थिंक 7th चैप्टर हुआ करता था, उसमें एक लंबी सी सीरीज हुआ करती थी। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की। ठीक है, तो वो जितना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, उतने के बाद ही वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, आयनाइज देर से होगा। और अगर इजी है, जैसे कि H, ठीक है, इजी है, H में क्या है आपके पास? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? और भी कम, क्योंकि इधर एक ही प्रोटॉन, इधर एक ही इलेक्ट्रॉन, चीजें जल्दी हट जाएंगी। सोडियम क्या होगा? Na प्लस करने के लिए आपको ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, तभी तो Na इधर, Na एक साइड रहेगा और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। ठीक है, तो यही सेंस हमारा उससे था। ठीक है, वहां से अब मैं लेके नहीं चल रहा आप चीजों को। ठीक है, अभी नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। क्या कि जब हम एसी देते हैं तो एसी में हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम। ठीक है, जिससे कि वो जल्दी से आयनाइज हो जाए। अगर हमारे वाइंडर ही आयनाइज नहीं होंगे तो फिर आर्क कैसे अच्छे से स्टेबल जनरेट होगी? ठीक है,
बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है डीसी। डीसी में जो हमारे पास बाइंडर्स हैं वो कौन से हैं? ठीक है, डीसी में हमारे पास बाइंडर क्या है? सोडियम सिलिकेट। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक्चुअली सोडियम सिलिकेट बाइंडर्स हमारे चीपली अवेलेबल हो जाते हैं, इस वजह से हम सोडियम सिलिकेट को प्रेफर करते हैं। बट डीसी में क्या होगा, डीसी में आपके पास एक साइड से पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, उसमें ऐसे तो नहीं होना ना कि बार बार चेंजेस। इसका मतलब आप वहां पर हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल का भी मटेरियल रख सकते हो, किसके अंदर? डीसी के अंदर। ठीक है, इसीलिए याद रखना इस चीज को, डीसी हैज सोडियम सिलिकेट एज बाइंडर एंड एसी हैज पोटेशियम सिलिकेट एज बाइंडर। एसी में सोडियम सिलिकेट बाइंडर क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि एसी में अगर हमें बाइंडर को यूज करना है और उसको फिर फाइनली मेल्ट करना है विद द हेल्प ऑफ आर्क, तो उसको क्या करना होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल कम देना होगा। बात समझ रही हैं? तो सोडियम क्या है? चीपली अवेलेबल है, इस वजह से सोडियम सिलिकेट बाइंडर्स हम डीसी में यूज कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ये थे हमारे बाइंडर्स। ठीक, फ्लक्स के साथ में जो कोटिंग कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोड एंड फ्लक्स की जो कोटिंग में हमारा जो एक तरह से चिपकाना, ठीक है, वो जो हमारा यूज हो रहा है दैट इज द बाइंडर्स। ठीक है, बाइंडर्स हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे चीजों को, मटेरियल के दूसरी चीजों को एक दूसरे से चिपकाते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ग्राइंडिंग व्हील, अगर आपने क्लासेस में पढ़ा होगा तो ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है? एब्रेसिव्स, ठीक है, और एक होता है कोर मटेरियल। तो कोर मटेरियल से एब्रेसिव किसके हेल्प से जुड़े होते हैं? एडिटिव्स। एडिटिव्स क्या है? एक तरह से बाइंडर्स। ठीक है, तो वो चीज है हमारी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? वेल्डिंग फ्लक्स। वेल्डिंग फ्लक्स कौन कौन से हैं? वेल्डिंग फ्लक्स कौन कौन से हैं? आपने ये वाला वेल्डिंग फ्लक्स एक बार पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला? ग्रैनुलर। कब पढ़ा था? जब मैंने आपसे कहा था, याद करो, गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में आप फ्लक्स कैसे देते हो? क्या उसके फिलर मेटल के ऊपर क्या फ्लक्स करोगे? ऐसे करोगे? क्या फिलर मेटल के ऊपर क्या फ्लक्स लगाओगे गैस वेल्डिंग में? क्यों नहीं भाई? क्यों? क्योंकि वो टॉर्च से फ्लेम निकल रही है, फ्लेम इसे मेल्ट कर रही है, तो फ्लेम इसे पहले मेल्ट कर देगी, वो नीचे चला जाएगा, उसके बाद इसे मेल्ट करेगी, है ना? तो ये वाला जो सेंस है वो ना होते हुए आप इसको क्या रखते हो? बेयर। ठीक है, और फ्लक्स कहां से देते हो? अगर जरूरत है तो फ्लक्स अलग से पाउडर फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या है मेरा? ग्रैनुलर। ये क्या है मेरा? ग्रैनुलर। तो फ्लक्स का एक टाइप क्या होगा? ग्रैनुलर, जो कि हम कहाँ यूज करते हैं? गैस वेल्डिंग्स में। ये चीज मैंने पहले समझा दी थी, ये चीजें गैस वेल्डिंग्स में यूज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड वायर कोटिंग। मतलब आपने जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कोटिंग, जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये चीज दिखाई दी है, ठीक है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोड कोर। इलेक्ट्रोड कोर क्या होगी? कि आपने इलेक्ट्रोड ही ऐसे होलो वायर का बना दिया, है ना, और वेरी गुड, उसके अंदर आपने क्या भर दिया? फ्लक्स। उसके अंदर फ्लक्स। यहाँ क्या होगा? यहाँ आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, अगर आप अंदर से भर के चल रहे हो तो, ठीक है, जिससे कि आपको स्लैग भी अच्छा बनाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये वाला हमारा स्लैग फॉर्मेशन बेसिकली ज्यादा करेगा। ठीक है, ये जब पर्पस आपको चाहिए तो आप यहाँ पर इंटरनली फ्लक्स को इसके अंदर माउंट करोगे। ठीक है, तो ये चीज जनरली कौन सा यूज होता है? जनरली होता है इलेक्ट्रोड वायर कोटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारे छोटे छोटे टाइप वेल्डिंग फ्लक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोड में। अब ये क्वेश्चन है आपसे, इलेक्ट्रोड में आप कहोगे कि हो क्या रहा है? टेंशन मत लो, अभी सिर्फ इनको पढ़ाने के बाद 2 मिनट लेना है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट लेना है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया और कैसे कैसे पढ़ा दिया, कैसे क्वेश्चन आएगा। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में आपके पास क्या होना चाहिए? ये मैंडेटरी कंडीशन है जो लिखी हुई है, अगर ये नहीं करोगे तो फंस जाओगे। क्या? इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, या उसमें खुद में हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, या फिर जब वो मेल्ट होता है तो इलेक्ट्रोड, जब वो मेल्ट होता है, फ्लक्स तो ठीक है, फ्लक्स का तो हमने केमिकल वो चीजें पढ़नी ही नहीं है, फ्लक्स तो केमिकल वाली चीजें हमारी आएंगी ही नहीं गेट में, कि फ्लक्स किस चीज से बना होता है। फ्लक्स का जो केमिकल कंपोजिशन है वो कभी नहीं पूछा जाएगा गेट में, ना पूछा गया ना पूछा जाएगा, ईएससी पीएससी में पूछा जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसके मटेरियल्स को आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो ईएससी पीएससी का पार्ट हो गया, सिर्फ केमिकल है, उस चीज को आप डायरेक्टली रट लेना कैसे? कि जो केमिकल होता है मैकेनिकल पूरा भूला हो चुका है, ठीक है, वो सिलिकेट है, क्या क्या है, कार्बोनेट है, वो सब कुछ चीजें आप रट लेना, ये कौन कौन से वहां पर इंग्रेडिएंट होते हैं फ्लक्स के लिए। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, दैट इज द इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, या फिर हाइड्रोजन अगर मेल्ट होता है इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए। बात समझ में? मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, फ्लक्स की नहीं। इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए,
या फिर उसका जब मेल्टिंग होगा तो उसका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन वो ज्यादा मात्रा में ना करे। क्यों? इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हो गया हमारा H2, अंदर जाके जब टेम्परेचर हाई होता है अंदर जाके, क्योंकि वो क्या होता है बहुत ही छोटा छोटा, हाइड्रोजन का एटम सोचते हो ना सबसे छोटा है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा है, वो बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, वो जैसे ही यहाँ पर आप इस चीज को सोचना, जब यहाँ पर ये वर्क पीस है और ये हमने यहाँ पर मान लीजिए इसे मेल्ट करना चाहा, तो ये वाला पार्ट हमारा मेल्टिंग वाला हो गया ऐसे, है ना, ये हो गया। यहाँ इलेक्ट्रोड आपने ऐसे दिया, इस इलेक्ट्रोड से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड से क्या हुआ, ये आर्क जनरेशन हुई और ये मेल्ट होने लग गया। अब अगर ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होने के बाद H2 प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होने के बाद H2 प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, तो वो हाइड्रोजन जब ये सोलिडिफाई होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोड के अंदर है ना, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोड में H2 का होना, बाहर H2 है होने दो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि वहां पर प्रोटेक्शन दे दिया किसने, फ्लक्स ने, बाहर के H2 जो है वो हमारी जो अंदर वाली जो फ्लक्स है वो रोक रही है, तो उससे टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम किससे हो रही है, जो इलेक्ट्रोड से H2 अगर आ रही है, तो अगर इलेक्ट्रोड से H2 आ रही है तो वो क्या करेगी, वो इसके अंदर में रह जाएगी। जैसे ही वो इसके अंदर रही तो क्या करेगी, वो यहाँ से एक फिनोमिना होती है, एक सेकेंड, यहाँ से एक फिनोमिना होती है, कौन सी, क्योंकि H के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, H के एटम बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर में फंस के, जो ये वर्क पीस है, ये जो वर्क पीस है सोलिडिफाई जो हुआ फाइनली है, तो इसके अंदर में फंस के यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, इम्ब्रिटलमेंट फिनोमिना, इम्ब्रिटलमेंट फिनोमिना। ये जो फिनोमिना होती है क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मटेरियल है, बेस मेटल है, इस बेस मेटल में अगर मैं हाइड्रोजन के एटम्स को यहाँ फिक्स कर दूं ऐसे 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 छोटा छोटा छोटा, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से यहाँ पर वॉइड्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, किसमें, बेस मेटल के अंदर, क्योंकि वो मटेरियल अलग है और ये एच अलग है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स वॉइड्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वहां पर। तो ये जो है, ये वाली जो चीज है, ये क्या करेंगे, यहाँ से क्रैक प्रोपगेशन इजी होने के चांसेस होते हैं। मतलब जहां पर क्रैक इनिशिएशन, बेसिकली प्रोपगेशन तो बाद में होगा, पहले क्या होगा, इनिशिएशन, तो क्रैक इनिशिएशन होने के चांसेस, जहां H2 है, जहां H2 के मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा चांस होते हैं उसके टूटने के, ठीक है, मतलब यहां से क्रैक आने के चांसेस हैं। आपने वेल्डिंग की, आप जरा सोचना है इस चीज को, आपने वेल्डिंग की, आपने उसे एकदम ऐसे एनवायरमेंट में वेल्डिंग कर दी जैसे कि हमारे पास ओपन एनवायरमेंट है, ओपन एनवायरमेंट में अगर आर्क वेल्डिंग करते हो, जरा सोचना उस चीज को, अगर ओपन एनवायरमेंट में आर्क वेल्डिंग करते हो तो क्या होता है, आप कितना भी फ्लक्स यूज कर लो, रियल सेंस की बात करूं, थ्योरेटिकल तो ठीक है, हमने फ्लक्स पूरा यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, रियल सेंस की बात कर रहा हूँ, रियल सेंस में सोचो जरा क्या होगा, एयर के H2 पार्टिकल्स भी कहीं ना कहीं इस मोल्टन मेटल से रिएक्ट कर जाएंगे, अगर आप बिल्कुल एयर के हिसाब से बातें कर रहे हो, ठीक है, एयर के हिसाब से बातें कर रहे हो, तो H2 पार्टिकल्स इससे कवर कर जाएंगे, ठीक है, जैसे ही वो इससे कवर करेंगे, इसके अंदर तो H2 है ना, H2 है इसके अंदर, देखो हर चीज के अंदर क्या होती है, मॉइस्चर है तो H2 है, हर चीज के अंदर मॉइस्चर है तो H2 है, ठीक है, H2 बन जाएगा ना, बन सकता है ना, चांसेस बनने के हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करो, H2O हमारा मॉइस्चर किसमें, H2 एंड O2 में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, तो H2 के चांसेस हैं। यहाँ पर अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, H2 + O2, ठीक है, H2 + O2, जब वो मेल्ट हुआ तो H2 एंड O2 के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो नॉर्मल हमारी रास्ते के पास में जो वेल्डिंग होती है, वो ऐसे तो होती नहीं कि बड़े ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में या फिर कुछ अलग ही मींस लेके यूज होती है, मींस मैं अभी समझाऊंगा कौन सा वाला मींस। अभी क्या किया आपने, वेल्डिंग करवाई, ठीक है, आपने वेल्डिंग करवाई किसकी, मान लीजिए डोर की, डोर आपने बनवाया, कोई अच्छा सा डोर बनवा रहे हैं इस तरह का, ठीक है, उस पर क्या करवा दी, वेल्डिंग करवा दी, किसके बेसिस पर, जैसे कि यहाँ रास्ते पर नॉर्मली होती है ओपन एनवायरनमेंट में, ठीक है, वहां पर क्या होगा, जो वेल्डिंग आप करवा रहे हो ना वहां पर, उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने H2 पर ध्यान ही नहीं दिया, और H2 क्या है, इसके अंदर आ चुका है, जब वो H2 इसके अंदर आएगा तो क्या होगा, इसका इम्ब्रिटलमेंट क्या है कि यहाँ पर अगर मैं, अब ब्रिटल मटेरियल अगर ये बनता जा रहा है, ये मटेरियल कैसा था, हमारे पास डक्टाइल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वेल्डिंग क्या हो गई, वेल्डिंग भी उसी मटेरियल से हुई है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, डक्टाइल वाली, ठीक है, तो अगर हम टेंशन में उसे तोड़ेंगे तो नहीं टूटना चाहिए, मतलब काफी टाइम के बाद में वो क्या करेगा, वो टूटेगा, कैसे, परमानेंट डिफॉर्मेशन में जाके। बट ये तो है डक्टाइल, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये तो है डक्टाइल,
ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, डक्टाइल, अगर ये सेम बेस मटेरियल का था होना चाहिए। बट क्या हुआ, जब इसमें हमने नॉर्मली वेल्डिंग कर दी, H2 पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होता है, इसके अंदर H2 फंस जाता है, इसकी वजह से वो इम्ब्रिटलमेंट करेगा। तो ये चीज क्या हो गई, डक्टाइल सब किधर की तरफ चली गई है, जो वेल्डिंग पार्ट है, जो वेल्डिंग पूल है या वेल्ड पूल जिसे बोल देते हैं, ठीक है, वो वेल्ड पूल क्या बनता जा रहा है, ब्रिटल। ये सुनो, इसी को बोलते हैं इम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रही है ना, बस ये चीज थोड़ी सी इसके अंदर लगा दो। तो ये क्या है, ब्रिटलनेस आने लग रही है। अगर इसमें ब्रिटलनेस आएगी तो ब्रिटल मटेरियल किस में फेल हो जाते हैं, ब्रिटल मटेरियल किस में फेल हो जाते हैं, टेंशन में। अगर आप उसे मटेरियल को ऐसे 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 करके तोड़ोगे तो वो टेंशन में टूट जाएगा, ठीक है। या फिर अगर किसी चीज को ऐसे ऐसे बेंडिंग दोगे तब भी तो उसमें टेंशन आती है ना, टूट जाएगा। तो जो डोर पे आपने छोटे 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 इस तरह के लगाए हैं ना, ये ऐसे 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 इनकी आपस में वेल्डिंग करवा के, और सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रोंग आपने वेल्डिंग करवा दी, ठीक है, उन्होंने H2 का ध्यान नहीं दिया। आप अगर इसे ऐसे भी करोगे ना, इस वाली चीज को पकड़ो और ऐसे 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 वेल्डिंग कराते रहो, ठीक है, फाइनली क्या होगा, जहां से वेल्ड करवाए वो चीजें टूट जाएंगी। क्यों टूटेंगी, ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं है वो, ठीक है। अगर आपने नॉर्मली रास्ते के आसपास से करवा दिया ना तो वो टूट जाएगा और आराम से तोड़ देंगे उस चीज को, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पता लगा कभी भी सोते हुए आ गए, धमक गए, ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना कि सोचते रहे कोई लगा हुआ है वहां पे। अभी क्या होगा कि ये वाली जो चीज है, ठीक है, ठीक, अभी क्या है, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज कहां से रिमूव होगी, समझ गए हो ना, कि इम्ब्रिटलमेंट आ गया। अगर वेल्डिंग करते हो H2 पर ध्यान नहीं दिया, और जनरली हमारी नॉर्मल लेबर ध्यान नहीं देती है, कंडीशन पर ध्यान नहीं देती, तो यहाँ पर आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, जब भी फैक्ट्री में वेल्डिंग होती है ना, इंडस्ट्री में जब भी वेल्डिंग होती है, ठीक है, तो क्या किया जाता है पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और आप चोरों में फंस गए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो आप वेल्डिंग करते हो ना इंडस्ट्री में, उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप इलेक्ट्रोड को हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करने के बाद वेल्डिंग करते हो, ठीक है। क्यों, जिससे कि H2O2 बनने के चांसेस ही खत्म हो जाए, जिससे कि जो इसकी मॉइस्चर है ना, ठीक है, वो वेपराइजेशन फॉर्म में रहे। सेंस समझो, अगर आपका एनवायरनमेंट ही जो H2O इसमें मॉइस्चर था, उसी से तो H2O2 के चांसेस ज्यादा है ना भाई। इलेक्ट्रोड एक ऐसा बेस मेटल का बना हुआ है, उसमें H2 आने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ, जब उसमें मॉइस्चर होगी। आप उसकी मॉइस्चर ही हटा दो, चांसेस क्या है H2 बनने के यहाँ पर, क्योंकि उस मटेरियल के अंदर मॉइस्चर थी। भाई अगर हमारे पास एक बेस मेटल है, आयरन है, स्टील में O2 या H2 होता है क्या, नहीं ना। यहाँ O2 H2 चांसेस कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा मेजोरिटी कहां से आता है, क्योंकि मटेरियल के अंदर मॉइस्चर होता है ना, मटेरियल के अंदर मॉइस्चर है, वो जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, H2O2 बनेगा। अगर आप उसका मॉइस्चर ही पहले से निकाल के रखो, पहले से ही H2O को क्या कर लो, वेपराइजेशन फॉर्म में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ही हमारी कंडीशन होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। तो पहले से इलेक्ट्रोड को कहां रख देते हो, ओवन में, उसके बाद उसे निकालो। और ये चीजें कौन नहीं सोचता, जो हमारी नॉर्मली लेबर होती है, ठीक है, ओवन में, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल ओवन है भाई, ठीक है, वो आपने घर के ही ओवन में रख दिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल ओवन है, उसमें आपने रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, उसके बाद उसे निकाला, ठीक है, तो उतने ही टेम्परेचर के बेसिस पर आपने वेल्डिंग कर दी, जिससे कि H2O के चांसेस, H2 के चांसेस ज्यादा ना बन पाए। क्योंकि जब तक इसमें H2O नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, तब तक इसमें H2O के प्रोडक्शन के चांसेस कम होंगे, क्योंकि ये तो बेस मेटल का बना हुआ है। बट ये है कि 100% H2O होगा नॉर्मल टेम्परेचर पर। हर चीज के अंदर क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, है ना, हर चीज के अंदर ऊपर से मॉइस्चर तो है ही ना, और इस मॉइस्चर के ऊपर से आपने क्या कर दिया, कोटिंग, ठीक है, तो फंस गए। तो इसलिए अगर आपने इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर रखा है तो H2O के चांसेस है कि वो वेपर बन के चली गई होगी, वेपराइजेशन होकर उसका बाहर जाना हो गया होगा, ठीक है। तो यही चांस तो है हमारे, ठीक है। तो इस सेंस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड H2 से फ्री हो जाएगा, H2 से फ्री हो जाएगा तो H2 के चांसेस बनने के कम होंगे और इम्ब्रिटलमेंट चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इम्ब्रिटलमेंट। हाँ, मॉइस्चर वर्क पीस में भी होगा, बट हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि वर्क पीस, देखो वर्क पीस वो हीट होगा ही, वो तो मेल्टेड टेम्परेचर है ही, ठीक है। बट हमारे पास अभी क्या है कि जो हम चीज को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वर्क पीस क्या होते हैं, वर्क पीस तो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, आप सब चीजों को ओवन में नहीं रख सकते। इम्ब्रिटलमेंट कहाँ हो रहा है, वेल्डिंग में, और वेल्डिंग में जो वर्क पीस है, वर्क पीस पर
जो हमारे चांसेस हैं होने के वो क्या है, उसके ऊपर कोटेड तो नहीं है ना, उसके ऊपर पहले से हमने फ्लक्स तो लगा नहीं रखा है, H2 वहां फंस नहीं रहा है जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वहां H2 फंस नहीं रहा, यहाँ पर H2 फंस रहा है, किसके अंदर फंस रहा है, फ्लक्स के अंदर। देखो यहाँ पर, यहाँ H2 क्या हो रहा है, जो इस मॉइस्चर के अंदर आ रहा है वो फंस रहा है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसे गर्म कर दें तो वो इनकी पोर्स से निकल जाएगा, और ऐसा होता है ना, H2 हमारे अंदर है, हमें गर्म करोगे तो H2 निकलेगा, होता है ना, बस वही सेंस है कि वो चीज हम डायरेक्टली ना निकाल के हम उसे मॉइस्चर को वेपराइज करके और अंदर से पोर्ट से निकाल रहे हैं, तो वो सेंस हम यहाँ लेके चल रहे हैं। जो हमारे पास वर्क पीस है वो हो सकता है बहुत बड़े हो और हो सकता है छोटे हो, अगर छोटे हैं तो उसे ओवन में आप रख सकते हो, बट जो बड़े वर्क पीस होते हैं, ऑब्वियस वेल्डिंग इंडस्ट्री में कैसी होती है, बड़े वर्क पीस की, जैसे पाइप वेल्डिंग कर रहे हो, फ्लैट प्लेट बहुत बड़ी बड़ी उनकी एक साथ में वेल्डिंग कर रहे हो, तो छोटी छोटी जगह पर वेल्डिंग होती है, इसलिए वर्क पीस को करना बहुत मुश्किल है और इसको करना इजी है, तो हम H2 बनाने के चांसेस कम करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, अगर छोटे छोटे वर्क पीस है बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया मेरी बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लार्ज जो हमारे पास लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होने चाहिए, हाइड्रोजन में जो है वो चांसेस लो होने चाहिए इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन के। द बेसिक कोटिंग कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड एंड प्रोड्यूस लो हाइड्रोजन। इस वजह से क्या होना चाहिए कि हमारा जो ये है कोटिंग है वो जनरली क्या होनी चाहिए, ऐसी बननी चाहिए, जो कोटिंग है वो जनरली कैसी बननी चाहिए, ये। ठीक है, किस किस की, देखो मैंने आपसे बोला ना कि कार्बोनेट वार्बोनेट हमें पढ़ना नहीं है, बट यहाँ पर क्या हुआ, जो कोटिंग है उसमें अभी H2 नहीं होना चाहिए ज्यादा, अगर कोटिंग में भी H2 होगा तो मॉइस्चर करके भी क्या करोगे, जब वहां पर उसके हाइड्रो समथिंग कुछ बना हुआ है ना, तब फंस जाओगे आप। ठीक है, तो इसीलिए आपकी जो कोटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, या तो कार्बोनेट होनी चाहिए या फ्लोराइड होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हैं केमिकल। ठीक है, वो चीजें ESC में पूछी जाएंगी, वो गेट में नहीं आने वाली, जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, बट इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर सकता है ना, देयरफॉर कोटेड लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर बेक्ड बिफोर यूज्ड टू टेम्परेचर ऑफ 200 to 300 डिग्री एंड स्टोर्ड इन एन ओवन एट 110 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन व्हिच कैन डिसॉल्व इन द वेल्ड मेटल एंड लीड टू एम्बिटलमेंट और क्रैकिंग। ठीक है, बात क्लियर है, तो आपको हाइड्रोजन का सेंस क्या रख के चलना है, कम। ठीक है, और कोटिंग कैसी करनी चाहिए, कोटिंग विदाउट हाइड्रोजन वाली, मतलब कार्बोनेट और फ्लोराइड। ठीक है, ये चीजें हमारी केमिकल हैं, ये चीजें जनरली नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, आपको बस सेंस पूछा जा सकता है कि लो हाइड्रोजन क्यों रखा जाता है, क्योंकि एम्बिटलमेंट हो जाता है उसे बचाने के लिए। गेट ये पूछता है, गेट लॉजिकल चीजें पूछता है, वो कभी भी जनरली पहले आया करते थे, अब नहीं आते हैं रटे रटाए। ठीक है, जनरली पहले आया करते थे, 2001 से पहले आया करते थे, कुछ वैल्यूज भी आया करती थी जो चीजें आपको रटनी होती थी, बट अब गेट में ये चीजें नहीं पूछी जाती, अब हमेशा कॉन्सेप्चुअल चीजें चलती हैं। ये क्या है, हमारी वेल्डिंग पोजीशंस। ठीक है, जैसे कि हमने गैस वेल्डिंग में पढ़ी थी वैसे ही हमारी आर्क वेल्डिंग में भी होगी। गैस वेल्डिंग में फिलर मेटल देखा था, टोर्च देखी थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, ऐसे ही हमारी इसमें ये क्या हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग में ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसे हॉरिजॉन्टल समझना, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में ये वर्टिकल लाइन हो गई। इस वर्टिकल में अगर हम इसको, ये हमारी क्या हो गई, एक तरह से डायरेक्शन ऐसी हो गई। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम वर्टिकल लाइन समझते हैं, वर्टिकल लाइन, तो इससे हमारे पास कितना, ये वाला कितना होता था 70 डिग्री, ये वाला कितना होता था, गैस जो टॉर्च रखते थे वो कितने पर रखते थे, 70 डिग्री पर, याद आ रहा है, भूल गए हो, 70 डिग्री, 60 से 70 डिग्री भूल गए, लग रहा है कि हमने जो टॉर्च रखी थी वो अराउंड कितने पर रखी थी, 60 से 70 डिग्री, और फिलर मेटल कहाँ रखा था, 20 से 30 डिग्री, थोड़ा याद आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपने यहाँ इलेक्ट्रोड रखा, जो आपने यहाँ इलेक्ट्रोड रखा वो क्या है, हॉरिजॉन्टल से 20, इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, अराउंड 60 से 70 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही, और दूसरी चीज क्या होगी, ये वाली चीज, ये ओवरहेड, सॉरी वर्टिकल वेल्डिंग, वर्टिकल वेल्डिंग में आप नीचे से ऊपर चलते हो या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बहुत बढ़िया, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, वर्टिकल लाइन ऐसे, ये वर्टिकल लाइन है, और इलेक्ट्रोड कैसे रखा है, ऐसे, ये चीज, ये वर्टिकल लाइन है, इलेक्ट्रोड ऐसे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, यहाँ से 60 से 70 डिग्री। ठीक है, और इसे ऐसे लगा के ऐसे ऊपर चलाते जाओ, ऐसे ऊपर चलाते जाओ, क्लियर है। ठीक है, तो ये ज्यादा आपसे ऑब्वियस है, इतनी ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, बट अब यहाँ से ये जो आर्क ब्लो है वो इंपॉर्टेंट है, आर्क ब्लो को पकड़ते हैं। ठीक है, अभी जरा मैं पहले थोड़ा सा आपको ये सेंस बता दूं जो मैंने अभी कवर किया है। ठीक है, जिससे कि चीजें आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। देखो मैंने क्या क्या कवर किया, मैंने क्या क्या कवर किया,
और इतनी जल्दी से क्यों कवर किया? क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर मैं पहले बोलता तो आप नहीं सुनते। ये क्वेश्चंस जनरली ईएससी एंड पीएसयू में आए हुए हैं, बट गेट में भी ये अराउंड 2013 से के आसपास या 2013 से पहले पहले आ रखे हैं। और जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनके चांसेस हमेशा बने रहते हैं गेट में आने के। कहीं से भी उठा के कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने एम्बिटलमेंट के बारे में बताया, जैसे मैंने डेंसिटी ऑफ द कोर फ्लक्स के बारे में बताया, जो फ्लक्स होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो गेट जो होता है ना, ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है, फिर आप कंफ्यूज रहते हो, है ना, कि यार उसका फ्लक्स का गिरना बहुत जरूरी है, मतलब उसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ इधर उधर का माइंड में आ जाता है, तो वहां से फिर आंसर गड़बड़ हो जाता है। जबकि आपको सेंस तो समझ में आ रहा था, तो वो छोटी छोटी चीजें जो गेट में आ सकती हैं वो मैं यहाँ लेके चला था अभी फिलहाल। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोड समझा, तो उसमें कंज्यूमर नॉन कंज्यूमर समझा, डायरेक्टली चीजें पूछी जा सकती है। ये वाली चीजें अभी यहाँ से मत समझना, जब मैं टाइप बताऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ क्या है, ये वाली चीज आप इंपॉर्टेंट है, ये याद करो। जब नॉन कंज्यूमर होगा तो क्या होगा, हमारी आर्क लेंथ स्टेबल होगी। जब कंज्यूमेबल होगा तो आर्क लेंथ हमारी चेंज होगी, इसकी वजह से ड्रूपर लगाने पड़ेंगे। अगर हमारे पास नॉन कंज्यूमेबल है तो ड्रूपर लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, है ना। अब देखो सेंस क्या हुआ, गेट ने ये बना लिया, मान सकता है वो कर सकता है, नॉन कंज्यूमेबल ड्रूपर की जरूरत होती है क्या? नहीं। नेसेसरी है? नहीं। बात समझ में आ रही है ना। और अगर मैं आपसे ये कहूं तो ये थोड़ा सा मेल्ट होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई, मटेरियल जा रहा है, बहुत ही माइन्यूट बट जा तो रहा है ना। उसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं, है ना, एज कंपेयर टू जो फिलर मेटल आपका मेल्ट हो रहा है उसके कंपैरिजन में ये क्या हो रहा है, नेग्लेक्टली मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज थोड़ा सा माइंड में रखना, नेग्लेक्टली मेल्ट हो रहा है। ठीक है, जो हमारा नॉन कंज्यूमेबल है। ठीक है, उसके बाद हमने कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में बात की। ठीक है, उसके बाद कोटिंग, कोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ये पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? नहीं। देखो ये क्या क्या करती हैं, मैंने वो समझा दिया था ऐसे, ये क्या क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देती हैं, एटमॉस्फेयर देती है। देखो ये डायरेक्टली आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और एमएसक्यू में भी बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ये गेट में आ सकती हैं, इसीलिए मैं लिखा हूं स्टेबलाइज द आर्क, बिल्कुल स्टेबलाइज करती है। क्यों? क्योंकि आर्क जो है वो इधर उधर ना फैले, तो क्या होगा, कोटिंग जो है वो फ्लक्स जो प्रोड्यूस कर रही है सील्डेड गैसेस, वो क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे आर्क को। आयनाइज जो गैसेस हो रही है उनको एक छोटे से रिदम में लेके आएंगी, ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर फैलने देंगे उन्हें। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव स्लैग, स्लैग कब, जब वो हमारा मोल्टन मेटल के ऊपर आ गया। कोटिंग टू एक्यूमुलेट इंप्योरिटीज, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑब्वियस है वो ठंडा होता जा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कर सकता है। ठीक है, एंड स्लो द कूलिंग ऑफ द वेल्ड मेटल। ठीक है, क्योंकि आप अगर बीच में वो लेके आ जाओगे तो कूलिंग रेट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, कूलिंग रेट समझ में आ रहा है ना, कम कैसे हो जा रहा है, जो बीच में इंसुलेटर टाइप का आ गया है स्लैग जो है। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूस स्पेटर, स्पेटर मतलब होता है आपका छिड़काव, किसका छिड़काव, आर्क का छिड़काव। उस आर्क के छिड़काव को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, जिससे कि मैटर जो है, जो मैटर मेल्ट हो रहा है वो एक कंसंट्रेटेड एरिया पर, ऐसे ना हो कि वो बहुत सारी जगह पर हो जाए। जो एनोड जोन है, समझ रहे हो ना, जो सॉरी एनोड स्पोर्ट है, वो एनोड स्पोर्ट हमारे कम बने फिर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एड अलोइंग एलिमेंट, हाँ बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो कोटिंग है वो ऐड अलोइंग एलिमेंट कर सकती है, मान लीजिए आपने बेस मेटल में और इलेक्ट्रोड में जो बेस मेटल है उसी का बना दिया, और आपको चाहिए थोड़ी सी और प्रॉपर्टी एनहांस करनी है, मान लीजिए मैग्नीज वैग्नीज कुछ मिलाना है। ठीक है, ऐसे कुछ मिलाना है, तो मैग्नीज एक्स्ट्रा कैसे मिलाओगे, आपके पास सॉलिड मेटल है, या तो उसे गलाओ। ठीक है, नहीं तो फिर एक चीज हो रहा है, अगर वेल्डिंग करनी है तो वेल्डिंग के जगह पर अगर मैग्नीज वगैरह या कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिलाना है तो आप कहाँ यूज कर सकते हो उसे, फ्लक्स में, है ना। कि फ्लक्स एक ऐसी चीज है जो कि उसमें जा सकती है, अगर उसकी डेंसिटी के हिसाब से उन चीजों को देखा जाए तो वो जा सकती है। बट तो अगर मैग्नीज हमें अंदर मिलाना है तो आप उस कोर में, उस सॉरी फ्लक्स में मैग्नीज मिला सकते है कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट हमारे पास, तो यहाँ पर अलोइंग एलिमेंट भी डायरेक्टली यूज किया जा सकता है मिलाते हुए। ठीक है, इफेक्ट अफेक्ट आर्क पेनिट्रेशन। ठीक है, अफेक्ट आर्क पेनिट्रेशन, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज हमारी एक जगह कंसंट्रेट होती है तो क्या करेगी, वो पेनिट्रेट ज्यादा करेगी या कम, कंसंट्रेट होगी तो पेनिट्रेट ज्यादा करेगी। जो छिड़काव था उसको कंसंट्रेट किया किसकी हेल्प ने, जो गैसेस हैं, जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं फ्लक्स की। ठीक है, वो क्या कर रही है, आर्क को सीधा कर रही है, सीधा कर रही है, तो पेनिट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द वेल्ड वीड, बिल्कुल करेगी। जैसे अभी मैंने शेप ऑफ द वेल्ड वीड का क्या मतलब, और जो ऊपर वाली लेयर है शेप वीड की, यही तो बनी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर वाली विथ से तो आएगा, और विथ अगर हमारी कंसंट्रेट हो जाए तो कम हो जाएगी, तो इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द वेल्ड वीड। नेक्स्ट एड एडिशनल फिलर मेटल, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमारी कोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी। तो ये चीजें कम से कम पढ़ जाना, कौन सी वाली, ये वाली।
ये चीजें कम से कम गेट से पहले पढ़ जाना। ईएससी में ही जनरली पूछी जाती है, बट हो सकता है एमएसक्यू वगैरह या छोटी छोटी चीजों में पूछ लें, ठीक है, 1 2 3 वाले ऑप्शन में पूछ लें, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जो जो मैंने बोला है वो जो जो चीज इसमें लिखी हुई है वो चीजें अपने नोट्स में लिख लेना, इसे बनाना और लिखना, ठीक है। उसके बाद बाइंडर्स समझ में आ गए। बाइंडर्स का क्वेश्चन जनरली नहीं आता है गेट में, बट क्योंकि शायद छोटा सा पार्ट है आ जाए इसलिए कवर कर लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ईएससी में आए हुए हैं पहले, ठीक है, कि कौन सा वाला डीसी में और कौन सा वाला एसी में बाइंडर यूज होता है। उसके बाद वेल्डिंग फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा व्यू दिया है कि वेल्डिंग फ्लक्स कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हमने लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसमें कॉन्सेप्ट होता है एम्ब्रिटलमेंट का, इस वजह से गेट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ कवर हो गई, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन में सॉरी इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन की टेंडेंसी कम रखना। हाँ। अभी आएगा, अभी आएगा सागर जी। बस कार्बन जो मैंने अभी बोला ना कि अभी जो नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड है ना वो अलग अलग टाइप है। अभी कार्बन हमें इलेक्ट्रोड वेल्डिंग अभी समझनी है, कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग समझनी है। आपकी क्वेश्चन क्या है कि अगर उसमें हम कार्बन ज्यादा यूज कर ले, बट कार्बन रिएक्ट करेंगे, कार्बन को यूज करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि कार्बन को अगर यूज करें तो बेस मेटल तो है नहीं, कार्बन एक्स्ट्रा जा रहा है मटेरियल के अंदर। एक सेकंड आप ना थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अभी मैंने कार्बन वेल्डिंग करवानी है, उसके बाद अगर ये क्वेश्चन बचता है तो फिर बताना, ठीक है। चलो उसके बाद वेल्डिंग पोजीशन जो कि गैस वेल्डिंग में थी। अब बात कर लेते हैं आर्क ब्लो। पहले आर्क ब्लो, उसके बाद टाइप पर आने वाले। आर्क ब्लो क्या होता है? आर्क ब्लो मस्त रहते हैं। आर्क ब्लो क्या होता है? हाँ। ब्लो क्या होता है? ब्लो ब्लो करना, फूंक मारना है ना, फूंक मारना, ठीक है। तो आप अगर किसी चीज को फूंक मार के बुझाते हो, बर्थडे तो मनाया ना सबने, ठीक है, तो जब बर्थडे मनाते हो तो मोमबत्ती क्या करती है? ब्लो करती है, ठीक है। हाँ बस, तो अरे करो यार, 60 साल में भी करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अपना एक ही दिन तो आता है साल में यार, उसको भी आप मतलब मना कर दो है। तो जब आर्क ब्लो हो रहा है मतलब आप जो फ्लेम है उस फ्लेम को आपने अगर फूंक भी मारी तो वो फ्लेम इधर से इधर जाएगी, ठीक है। तो इधर से इधर जा रही, फाइनली क्या होता है, इतनी तेज देते हो कि यहाँ पर कन्वेक्शन की बेसिस पर ये वाली चीज आपकी बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो ये चीज ऐसे गई, ये क्या है? मेरा ब्लो ही तो है, ब्लो होना। तो इस ब्लो होने को अगर मेरा एक्चुअली आर्क का ब्लो हो जाए, फ्लेम तो है नहीं यहाँ क्या है? आर्क है। तो अगर आर्क का ब्लो हो जाए तो उस चीज को हम आर्क ब्लो बोलते हैं। बट ये आर्क का ब्लो होगा कैसे? तो जरा इस चीज को देख लेते हैं। क्या कि हमारे पास एक वर्क पीस है, मान लीजिए ये, ठीक है, ये सामने से है, मतलब 2D फिगर है क्रॉस सेक्शन का, ठीक है। वेल्डिंग कैसे हो रही होगी? यहाँ कहीं ऐसे, ठीक है, ये हो रही है ऐसे वेल्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं वेल्डिंग को एक काम करता हूँ, इस चीज को मैं लेंथ वाइज देखता हूँ, तो लेंथ वाइज वेल्डिंग में कैसे लेके चला इसकी? ऐसे, ये होगी मेरी लेंथ वाइज वेल्डिंग, ठीक है, ऐसे। ये लेंथ है मटेरियल की, क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये लेंथ है बस। और लेंथ में ये ऊपर वेल्डिंग हो रही है ऐसे, समझ रहे हो ना? ऊपर वेल्डिंग हो रही है, मतलब ये चीज हमारी ऐसी है और इसमें क्या हो रहा है? ऊपर वेल्डिंग हो रही है ऐसे करके। तो वो मुझे यहाँ से काटना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ऐसे वेल्डिंग हो रही है। यहाँ क्या है? ऊपर क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोड आ रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रोड को हमने ऐसे लगा दिया, दिस इज द इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या कर रहा होगा? यहाँ पर आर्क जनरेट, इस आर्क जनरेशन से क्या हो रहा होगा? यहाँ भी मेल्ट हो रहा होगा, ये भी मेल्ट हो रहा होगा, दोनों आपस में आके यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे होंगे। इस कलर से दिखा दिया, ठीक है। ये वेल्डिंग पूल आता हुआ बनता है जो दिख रहा है, बीड बनती हुई दिख रही है, वेल्ड बीड, ठीक है। इसको हम इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्या बनता जा रहा है? वेल्ड बीड बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, वेल्डिंग हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। बात समझ में आ गई है? पहली फीलिंग ले लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? अब इसके बारे में सोचना। जब एक इलेक्ट्रोड पर आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, जब एक इलेक्ट्रोड पर आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो, ये चीज ऐसे, ठीक है, तो क्या हो क्या रहा है यहाँ? ये क्या है? कंडक्टिव मटेरियल है, ये कंडक्टिव मटेरियल है ऐसे। तो यहां पर जब करंट जाएगी, तो आपने 11th क्लास में ये चीज पढ़ी थी, याद होगा जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, कि अगर एक कंडक्टिंग वायर है और उसमें करंट फ्लो करे तो उसके चारों तरफ क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ऐसे, कुछ याद होगा, इस तरह से बनती थी वो, है ना, ऐसे बन के आती थी, ऐसे 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 स्पाइरल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। तो इसमें क्या हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई ऐसे। इसमें क्या हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई कुछ ऐसे, ठीक है। वही जो आपके राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल हुआ करते थे उनसे, है ना, उनमें हमें जाना भी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेंस क्या समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे कुछ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। ये है हमारे पास करंट। तो ऑब्वियस है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये क्या करेगी? ये आर्क को करेगी डिस्टर्ब।
आर्क को डिस्टर्ब किस साइड में करेगी, बस थोड़ा ये सोचो, आर्क को डिस्टर्ब किस साइड में करेगी। अगर ये एकदम कोने पर है तो क्या मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर ज्यादा इफेक्ट डालेगी? नहीं, क्योंकि इधर तो क्या है, एयर है, मेटल किधर है, इधर। तो इसका मतलब मेरा जो आर्क ब्लो है, समझ रहे हो, ब्लो, जो आर्क ब्लो है वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा या नहीं होगा? ये जो आर्क ब्लो है ये कुछ ऐसे होगा या नहीं होगा, ऐसे होगा या नहीं होगा, इधर की तरफ ऐसे होगा, इस साइड में, इस साइड में। मतलब ये जो येलो कलर की आर्क है वो कुछ ऐसे दिखेगी आपको। ये जो येलो कलर की आर्क है ना, ये बिल्कुल लास्ट में, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये आर्क ऐसी दिखेगी आपको। कैसी, समझ रहे हो? ये ऊपर इलेक्ट्रोड दिख रहा है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इधर मटेरियल है, इसमें भी तो हमारा वर्क पीस है, इसमें भी तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर की तरफ लेके जाएगी ना, इधर तो एयर था, है ना। तो जहाँ कोना होता, कोने में, कॉर्नर, कॉर्नर में मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आर्क ब्लो का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो आपके आर्क ब्लो की टेंडेंसी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? फील करो, यहां सबसे ज्यादा इधर गई। अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे की तरफ फीड दे रहा हूं, वर्डिंग पर ध्यान दो मेरी, जब मैंने इसे थोड़ा आगे की तरफ फीड दिया, ये रहा, तो जो यहाँ वाला मटेरियल है वो तो अपनी तरफ खींच रहा है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, बट इधर वाला भी तो मटेरियल आ गया ना अब कुछ। तो वो क्या करेगा, जो ये इतनी ज्यादा गई थी, इसको थोड़ा सा स्टेबल करने की भी तो कोशिश करेगा ना, इसे थोड़ा सा स्टेबल करने की भी तो कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? और जब ये चीज बीच में होगी, बिल्कुल बीचों बीच, तब सही होगी। बट वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन होगी, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन होगी। बट इसका मतलब वो सही होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंसंट्रेटेड है। ये भी गलती मत करना, वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो क्या है, वो फैली हुई है। क्योंकि हर तरफ से मटेरियल तो है ना, हर तरफ से मटेरियल तो फैलेगा तो, बट हाँ वो हर तरफ से सेम फैल रहा है, ऐसे नहीं है कि वो एक साइड में जा रहा है ना। आप ऐसे सोचो कि आप जो ये आपकी लो उठ रही है उसको ऊपर से फूंक मार रहे हो, कैसे होगी, वो फैलेगी। अगर बिल्कुल कंसंट्रेटेड फैला रहे हो तो, मतलब ऊपर से एग्जैक्टली फूंक मारो तो आपकी वो जो ब्लो है वो ऐसे फैलेगा, ठीक है। जबकि आप ऐसा कभी वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एरर रहेगा, ह्यूमन वेरिएशन रहेगा हमेशा। आप पिन पॉइंट पर तो ऐसे फूंक तो मार नहीं सकते हो, तो वो हमेशा या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर आर्क ब्लो आपकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में फैलेगी। नहीं तो हमेशा कैसे फैलेगी, या तो इस साइड को फैलेगी या इस साइड को फैलेगी। अगर जैसे थोड़ा सा आप आगे लेके जाओगे तो यहाँ सबसे लास्ट में पहुंचा दूं, ये सबसे लास्ट में पहुंचा दिया, अब आर्क ब्लो किधर की ओर होगा, इस साइड, है ना। बस यही चीज है, यही फील करना था बस। अब आर्क ब्लो किधर होगा, इस साइड, ठीक है। अब जरा एक बात और बताओ, अगर ये आर्क ब्लो समझ में आ गया है तो ठीक है। अब एक बार और स्पेशली आपसे, ठीक है, एसी में आर्क, ये डीसी में आर्क ब्लो है या एसी में? डीसी में होगा आर्क ब्लो या एसी में होगा? किस में होगा? क्यों गौरव जी, क्यों? डीसी में एक आती है ना, ओके, और एसी से ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो आर्क ब्लो पर क्या फर्क पड़ेगा? हाँ सेंस सही जा रहा है आपका, काफी सही जगह, कभी सही पहुंच गए, ठीक है। बोले से आपने गैस किया और सही पहुंच गए, बट गैस नहीं था। अभिषेक जी आप बताओ, देखते हैं क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे। डीसी में बस डीसी में जाएगी। सार्थक जी आप बताओ क्या होगा। पता नहीं है, पता नहीं है। सही है, सही है, चलो प्लीज यार, प्लीज कंसंट्रेट कर लो, प्लीज कंसंट्रेट कर लो, ठीक है। देखो मैं और कुछ नहीं कह सकता, मैं और कुछ नहीं कह, मैं सिर्फ प्लीज बोल सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो बस ये है कि यार ऐसे मत करो, ठीक है, कोशिश यही रखो। चलो तो यहाँ पर क्या होगा, डीसी में ये चीज क्यों होगी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक ही होगी। ये आपने जो बोला ना गुरु जी, बात सही पहुंच गए थे आप, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, पर ठीक पहुंच गए थे। क्या कि जो ये वाली चीज है ये हमेशा एक होगी, जब हमारी आई एक होगी तो ये चीज हमेशा एक होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं ये चीज ऐसे कर लेता हूँ, एसी लगा देता हूँ, तो एसी में एक बार डायरेक्शन ये, तो अगली बार डायरेक्शन उल्टी, तो जब वो अगली बार डायरेक्शन उल्टी है तो एक सेकंड में 50 बार ये काम हो रहा है। इस वजह से क्या हो गया, वो कंसंट्रेटेड आर्क ब्लो होगा ही नहीं, क्योंकि वो जैसे ही इधर की तरफ जा रहा था वैसे ही उल्टी तरफ से आ गया। इसका मतलब क्या होगा, वो उसे रोक रहा है, फिर से वो अगले ही पल दूसरी तरफ से आ गया, फिर से वो अगले पल इधर से आ गया। इसका मतलब उसने क्या कर दिया, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। इस वजह से एसी में आर्क ब्लो नहीं होगा, डीसी में आर्क ब्लो होगा।
बात क्लियर है? यही क्वेश्चन गेट में आया हुआ भी है कि डीसी में आर्क फ्लो होगा, एसी में आर्क फ्लो नहीं होगा। ये एसी में नहीं होता है, ठीक है। दूसरे मीन क्या है इस आर्क फ्लो को रोकने के लिए? अगर डीसी में ही बात करूं तो अगर डीसी में आर्क फ्लो हो रहा है तो डीसी में आर्क फ्लो को रोकने के लिए क्या करो? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ही कैंसिल कर सको तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर मैं कोर ऐसे 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 लेके चलता हूं, मैंने एक इलेक्ट्रिक वायर ही ऐसे 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 रैप कर दिया, सोलिनॉइड टाइप के जो बने होते हैं ना, ऐसे 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 रैप कर दिया, तो उसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, उसकी जो एक डायरेक्शन होगी ना, वो बिल्कुल इसके अपोजिट मानो। मतलब अगर आपने डीसी ऐसे दी है, मतलब इधर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आप उसी के बेसिस पर, अब उसमें तो जाएंगे नहीं हम लेफ्ट हैंड सनरूफ की कौन सा वाला किस डायरेक्शन में होगा, बस उसकी इंटेंसिटी को वो अपोजिट कर दे। जो वायर है, जो आप वायर रैप कर रहे हो ना, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो, बस। वो अगर अपोजिट होगी तो कैंसिल आउट, काम खत्म, ठीक है। क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन तो फिक्स करोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, उसी के अपोजिट क्या करो, सोलेनॉइड को बना दो, तो वो क्या बन जाएगा आपका, कैंसिल आउट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये सेंस हो गया हमारा किसका, कि डीसी की अगर आर्क वेल्डिंग कर भी रहे हो तो आर्क फ्लो रोकना है तो आप क्या कर दो, उसके ऊपर वायर को रैप कर दो इस इलेक्ट्रोड के, ठीक है। ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट करके आप आर्क फ्लो को रोक सकते हो। क्लियर है? तो आर्क फ्लो का ये आपके पास फिगर है, इस फिगर से आप देखो समझ सकते हो कि ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन दिख रही है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड, अगर हाँ दूसरा एक चीज और है कि अगर हम दोनों साइडों को ग्राउंड कर दें तो, अगर हम दोनों साइडों को ग्राउंड कर दें तो यहाँ पर ये भी सोचो, अगर मैं, दूसरा मीन क्या है मेरा, डीसी में आर्क फ्लो को रोकना है। और आर्क फ्लो क्यों रोकना है, आर्क फ्लो क्यों रोकना है? क्योंकि मतलब आज जाएगी हीट पहुंचेगी नहीं जहाँ पे एज पे भी नहीं, एज पे तो ठीक है, चलो यहाँ पर भी आर्क फ्लो जो हो रही है उससे भी हम रोक रहे हैं, ऐसा क्यों? चलो ठीक है, एज की बात तो हो गई, क्योंकि हीट यूनिफॉर्म, चलो एक वर्ड और यूज लेके आओ। हाँ हाँ हाँ, बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन वहीं गिरेगा, ऐसे कुछ बोल रहे हो ना? पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन अच्छा, मतलब कुछ और बोला था और बोल लिया ये। पेनिट्रेशन का है, पेनिट्रेशन कब होगा ज्यादा, जब आपकी आर्क कंसंट्रेटेड हो, है ना। आर्क कंसंट्रेटेड है, आर्क को ब्लो नहीं होने देना। जैसे देखो फील्ड, आपने गैस जो अभी पढ़ी थी शील्डिंग, उन शील्डिंग का काम यही तो था कि यार वो कंसंट्रेटेड करे, फायदा देगी। तो कंसंट्रेटेड जितनी आर्क होगी उतना अच्छा पेनिट्रेशन, उतना अच्छा होगा, उतना ही मेल्ट करेगा, उतना ही वेल्ड अच्छा बनेगा। तो उसको अगर ऐसे लेके चलोगे तो वो जो आपने यूनिफॉर्म की बात की थी ना, वो यूनिफॉर्म की जगह कंसंट्रेटेड लेना है। यूनिफॉर्म का मतलब तो ये भी हो जाएगा कि फैला हुआ है, उस फैले हुए से वेल्डिंग नहीं होगी, कंसंट्रेटेड से वेल्डिंग होगी, है ना। इसीलिए आपको आर्क फ्लो को रोकना होता है, चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी हो, आर्क फ्लो को रोको। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोनों साइडों से ग्राउंड कर सकते हो। अगर दोनों साइडों से ग्राउंड कर दिया तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये चीज हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी मैग्नेटिक इफेक्ट को, तो हमारा जो ब्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक मीन है, ठीक है। तो ये हमारी लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस को पढ़ लीजिएगा। आर्क ब्लो अकर्स ड्यूरिंग द वेल्डिंग ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, एक चीज और फिक्स है कि ये जो मैग्नेटिक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल में बनेगी। अगर सिर्फ और सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिकल मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल है, वो मैग्नेटिक है ही नहीं, वो मैग्नेटिक है ही नहीं, तो वहां पर मैग्नेटिक लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। आपको पता है ना, अगर मैं बात करता हूं कौन से वाले आयरन की, कौन सा आयरन, अल्फा आयरन, आपने मटेरियल साइंस अभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। 786 क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, खत्म। 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, खत्म। तो आयरन भी क्या होता है, एक साइड मैग्नेटिक जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर है, जब ऊपर जाता है वो मैग्नेटिक अपनी छोड़ देता है, जबकि वो क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग कहां पर है, बहुत ऊपर 1400 के आसपास। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मटेरियल में मैग्नेटिज्म होगा अगर उसमें कंडक्टिविटी है, जबकि कंडक्टिविटी है, बिल्कुल है, कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, बट मैग्नेटिज्म छोड़ सकता है। तो आपके माइंड में ये होता है ना हमेशा, जहां इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म होना ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म जो मटेरियल शो कर रहे हैं उन्हीं में आर्क फ्लो होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि उसी में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। और मैं हमेशा क्या बोल रहा हूँ, जब मैं इलेक्ट्रोड बोल रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि वो बेस मेटल का ही पार्ट है, ठीक है। वो पहले से ही माइंड में रखो, इलेक्ट्रोड को किसी दूसरी बिरादरी का मत रखना, वो हमारी ही बेस का है,
ठीक है, तो बेस में ही रहना। ठीक है, तो जब मैं ये चीज बोलता हूं तो मैग्नेटिक मटेरियल अगर इसे बोला तो बेस भी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल वाला। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द आर्क ब्लो इज मैक्सिमम व्हेन वेल्डिंग एट कॉर्नर्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड इज मैक्सिमम, कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। किस साइड, इस साइड। ठीक है, तो वेल्डिंग जो मैग्नेटिज्म है वो इधर वाला मटेरियल बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, नीचे वाला बेस भी, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा चीजों को। ठीक है, तो आर्क फ्लो वहां पर सबसे ज्यादा होगी कॉर्नर्स पर, चाहे इधर हो चाहे उस साइड हो, उधर से इधर। द इफेक्ट इज पर्टिकुलरली नोटिसेबल व्हेन वेल्डिंग विद वेयर इलेक्ट्रोड और व्हेन यूजिंग करंट बिलो और अबव। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमारी क्या होगी कि अगर बेयर इलेक्ट्रोड है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन द प्रॉब्लम ऑफ द आर्क फ्लो गेट्स मैग्निफाइड व्हेन वेल्डिंग हाईली मैग्नेटिक मटेरियल such as nickel alloy because of the strong magnetic field set up by these metals cause unbalanced magnetic forces। जो unbalanced magnetic forces होंगे वही क्या करेंगे, cause करेंगे आपके आर्क ब्लो का। क्लियर हो गया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो जो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया आपको, क्या करेगा, लो हीट पेनिट्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेसिव वेल्ड स्पैटर होगा, छिड़काव ज्यादा होगा वेल्ड का। ठीक है, पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। पिंच इफेक्ट क्या होता है, एक छोटे से वीडियो में बताऊंगा, अभी एक छोटा सा वीडियो दिखा दूंगा उसमें बता दूंगा। पिंच इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, पिंच इफेक्ट होता है कि आपने जैसे ही इलेक्ट्रोड को लगाया वो चिपक जाए, इसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगाते हो वो चिपक जाए, वो छूटना ना चाहे, आप उसे छोड़ना चाहते हो वो छूटना ना चाहे, वो चिपक जाए, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा आ गया तो वो उस चीज को पकड़ लेगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म क्या है, पकड़ती है ना एक दूसरे को, तो वो ज्यादा पकड़ लेता है। तो मैग्नेटिक जो पिंच इफेक्ट होता है वो भी हमारा आर्क ब्लो के सेंस में ज्यादा सेंस में आता है। ठीक है, तो पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। वेल्ड स्पैटर अकर्स ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट। अगर हमारा वेल्ड स्पेटर है तो ड्यू टू हाई वेल्डिंग करंट होगा। ठीक है, हाई वेल्डिंग करंट होगी तो वेल्ड स्पेटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास टू स्मॉल एंड इलेक्ट्रोड आर्क। अगर हमारे पास आर्क क्या है, इलेक्ट्रोड आर्क क्या है, टू स्मॉल एंड इलेक्ट्रोड आर्क। अगर हमारे इलेक्ट्रोड आर्क बहुत कम है तो भी क्या होगा, हमारा वेल्ड स्पेटर होगा। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, ज्यादा तेजी से स्पेटर होने के चांसेस हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द आर्क ब्लो कैन बी मिनिमाइज्ड विद डीसी वेल्डिंग बाय शॉर्टनिंग द आर्क बाई रिड्यूस करंट। ऑब्वियस है, ये वाली चीजें क्या करेंगी, रिड्यूस करंट करोगे, करंट कम है तो क्या होगा, देखो करंट कम है तो एक जगह जाएगा, करंट एक कम है तो एक जगह जाएगा। ठीक है, शॉर्टनिंग द आर्क को छोटा करोगे तो एक जगह जाएगा। नेक्स्ट रिड्यूसिंग वेल्ड स्पीड को कम करोगे तो आर्क फ्लो कम होने के चांसेस होंगे, बिल्कुल, क्योंकि एक जगह धीरे धीरे लेके जा रहे हो, है ना, कंसंट्रेटेड हो रहा है, एक और तेज लेके जाओगे तो चांसेस ज्यादा रहेंगे स्पैटर होने के। ठीक है, नेक्स्ट है वैलेंस मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग वन ग्राउंड लेड एंड द अदर वर्कपीस। ठीक है, मतलब उसे ग्राउंड कर दो, वर्कपीस को ग्राउंड कर दो। रैपिंग द इलेक्ट्रोड केवल ए फ्यू टर्न्स अराउंड द वर्कपीस। अगर वर्कपीस के अराउंड या फिर इलेक्ट्रोड के अराउंड आपने क्या कर दिया, रैपिंग कर दी आपके वायर्स की, कंडक्टिंग वायर्स की, जिससे मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाए एक दूसरे की। ठीक है, तो ये सेंस था हमारा आर्क फ्लो का। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वेश्चन बताइए, ये कल से आप पढ़ते आ रहे हैं, तीनों चीजें आपने कल से पढ़ ली है, आर्क वेल्डिंग पढ़ ली, ड्यूटी साइकिल पढ़ ली, आर्क ब्लो पढ़ ली। अब बताओ इसका आंसर। क्या हो गया, 1/3 क्या हो जाएगा आंसर, 1/3। ठीक है, 1/3 क्यों, कल हमने समझा था इन एन आर्क वेल्डिंग 65 to 75, काफी बार बोल दिया, इलेक्ट्रॉन जाके उस पर बम्बार्डिंग करते हैं, इतनी एनर्जी देता है 65 to 75। ठीक है, आर्क ब्लो इज मोर कॉमन विद डीसी वेल्डिंग, बिल्कुल सही है। अब बस मेन चीज रह गई है ये, ड्यूटी साइकिल इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग इज द साइकिल ऑफ कंप्लीट वेल्डिंग ऑफ वर्कपीस फ्रॉम द बिगिनिंग। ड्यूटी साइकिल क्या थी, पर्टिकुलर टाइम नहीं, पर्टिकुलर करंट के बेसिस पर पूरे वर्कपीस को कितना टाइम लग रहा है, मतलब रेटेड करंट के बेसिस पर पूरे वर्कपीस को कितना टाइम लग रहा है, वो ड्यूटी साइकिल है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, साइकिल ऑफ कंप्लीट वेल्डिंग ऑफ वर्कपीस फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्रॉम द बिगिनिंग हमने अगर जल्दी कर लिया है ना, अब फ्रॉम द बिगिनिंग तो ठीक है, बट अगर आपने करंट को ज्यादा दे दिया तो ड्यूटी साइकिल अलग, करंट को कम दे दिया तो ड्यूटी साइकिल अलग। तो ये क्या है, ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं कि ड्यूटी साइकिल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट के ऊपर। ड्यूटी साइकिल रेटेड पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके, रेटेड, है ना, रेटेड पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, तो ये आप ड्यूटी साइकिल की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं बोल सकते। सो 1 and 3 इज द राइट आंसर।
क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। अब आ गए हमारे टाइप, जिसकी मैं बात कर रहा था, कार्बन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, जो आप अभी सागर जी पूछ भी रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या है? कार्बन आर्क वेल्डिंग, कार्बन क्या है यहाँ? इलेक्ट्रोड का मटेरियल। और कार्बन जहां पर भी, आप याद रखना, जहां पर भी, बिल्कुल भी सोचना नहीं है, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रोड का मटेरियल दे दिया जाए, जहां पर भी इलेक्ट्रोड का मटेरियल दे दिया जाए, वो समझ लीजिए कौन सा मटेरियल है, वो नॉन कंज्यूमेबल। क्योंकि अगर वो मटेरियल स्पेसिफाई कर रहे हैं आपको, तो वो नॉन कंज्यूमेबल के हिसाब से स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और अगर सीधा बोल दिया जाए मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल की वजह से, मतलब जो इलेक्ट्रोड है वो सिंपली मेटल है, तो मेटल क्या होगा? जो वर्क पीस है वही है, वही जो वर्क पीस है उसी का आपने मेटल का बना रखा है, तो मेटल आपके अगर सीधा बोल दिया तो वो क्या है? कंज्यूमेबल, वो है कंज्यूमेबल। तो नॉन कंज्यूमेबल हमारा क्या होगा? जब हमें एक स्पेसिफाइड मटेरियल दे रखा हो, स्पेसिफाइड, जैसे कार्बन हो, वो भी क्या है हमारा? नॉन कंज्यूमेबल। टंगस्टन है, वो भी क्या है मेरा? नॉन कंज्यूमेबल, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर रहा है मटेरियल को। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड का अगर मटेरियल स्पेसिफाई है तो वर्कपीस कुछ भी हो, ऐसा मतलब पहले ये नहीं है कार्बन ही वर्कपीस होना चाहिए ना, वहां पे कुछ भी हो सकता है। टंगस्टन अगर इलेक्ट्रोड है तो वहां वर्कपीस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी आप ऐसे ही लेके चल लोगे। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा कि वो हमारे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग कहलाएगी, अगर कार्बन आर्क वेल्डिंग है। तो इसमें क्या है? आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रोड एंड दी वर्क। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड एंड दी वर्क। अब ये बताइए, अगर कार्बन इलेक्ट्रोड है और ये क्या हो गया, अभी मैंने क्या समझाया आपको, ये क्या होगा? नॉन कंज्यूमेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोड का मटेरियल फिक्स कर दिया। तो आपने अगर वर्क पीस करनी है तो क्या कार्बन मटेरियल से कर रहे हो क्या? नहीं, वर्क पीस क्या है? कार्बन थोड़ी है। वर्क पीस तो कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। तो उसके सेंस में अगर कार्बन से कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक फिलर मेटल यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसी टेम्परेचर से आप उस चीज को वेल्ड कर दोगे अगर थिन है तो जनरली हम क्या करेंगे? फिलर मेटल यूज करेंगे नॉर्मल इंडस्ट्री में। तो नॉर्मल इंडस्ट्री में अगर फिलर मेटल यूज कर रहे हैं तो फिलर मेटल कैसा होगा? वर्क पीस जैसा। तो फिलर मेटल यहाँ पर यूज जो कर रहे हैं वो होगा वर्क पीस जैसा। ठीक है, वो होगा लाइक वर्क पीस। बट कार्बन जो इलेक्ट्रोड है वो लाइक वर्क पीस नहीं है। प्लीज ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, शील्डिंग इज नॉट यूज्ड, शील्डिंग इज नॉट यूज जनरली। कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में शील्डिंग क्या होती है? अनयूज्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भी इस सेंस में बहुत ज्यादा नहीं जाता है। ठीक है, जनरली जो हमारी शील्डिंग है उसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा एक फिगर दिखाऊंगा, जहां पर आती है हमारी शील्डिंग कौन सी? गैसेस। अभी गैसेस वाली बात आएगी टंगस्टन गैस वेल्डिंग में, उसमें और थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। नो प्रेशर, प्रेशराइज नहीं करना है किसी चीज को। ठीक है, विद और विदाउट फिलर मेटल, हाँ बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मे बी यूज्ड इन दी ट्विन आर्क मेथड। जनरली ये वाली चीज हमारी कार्बन आर्क वेल्डिंग में आती है। और प्लीज आपके पास अगर गेट में क्वेश्चन आया कार्बन आर्क वेल्डिंग का, तो उसमें से आई थिंक ये वाली चीज ही पूछी जाएगी कि कार्बन इलेक्ट्रोड, जब कार्बन आर्क वेल्डिंग करते हो तो कार्बन इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? एटलीस्ट 2। कभी भी कार्बन वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग एक इलेक्ट्रोड से नहीं होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। कार्बन आर्क वेल्डिंग कभी भी एक कार्बन इलेक्ट्रोड से नहीं होगी, उसमें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड लेके उनके बीच में स्पार्क प्रोड्यूस करके फिर फिलर मेटल को लेके आके तब जाके वेल्डिंग होती है। बस ये प्रोसेस याद रखो, गेट में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि गेट में आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइप था इस वजह से मुझे बताना था। ठीक है, तो ये चीजें ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं, कार्बन आर्क वेल्डिंग ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ये यूज नहीं की जाती है। इसीलिए बस ये क्या है कि ईएससी में पूछा जाता रहता है, तो शायद कभी पूछ ना ले, इसीलिए मैंने इस चीज को रखा हुआ है कि जो हमारे पास 2 कार्बन ये जो ये इलेक्ट्रोड हैं वो ऐसे लगे रहते हैं, उनके बीच में क्या हुआ? स्पार्क प्रोड्यूस। और जो स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है उस स्पार्क से आप क्या, देखो ऑब्वियस है ना, आपने इससे स्पार्क ऐसे प्रोड्यूस नहीं हुआ, समझो, इसमें स्पार्क ऐसा नहीं हुआ कि वर्क पीस से हुआ ना, इसमें आपस में दोनों में स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और उससे आपने जो टेम्परेचर आया उस टेम्परेचर में फिलर मेटल को और वर्क पीस को गर्म किया और उसमें यहाँ पर यूज कर लिया। तो कार्बन मेल्ट होके नहीं जा रहा, फिलर मेटल मेल्ट होके जा रहा है। किसके बेसिस पर? हाई टेम्परेचर के बेसिस पर। वेल्ड पीस मेल्ट हो रहा है हाई टेम्परेचर के बेसिस पर। कार्बन सिर्फ और सिर्फ स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है 2 कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, दोनों वही हो गया है ना, दोनों कार्बन ही हो गया, सिर्फ स्पार्क वही प्रोड्यूस कर रहा है।
ठीक है, तो ये होती है हमारी, और ये वाली टेक्निक हमारी हो चुकी है अब ऑब्सोलीट, ये जनरली यूज नहीं होती। सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी होती है नॉन कंज्यूमेबल की? टिक टिक टिक, टंगस्टन एनर्जी गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो अभी उस पर ही हम चलने वाले हैं। ठीक है, चलो ये वाली चीज और बता दो। चलो ये क्वेश्चन ये ऐसी का ही है, इसी से रिलेटेड, कार्बन से। सोचो 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 सोचो। पढ़ाई नहीं है, सोचो तो सोचो तो। देखो क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ स्ट्रेट पोलैरिटी, या एक काम करूं, मैं पहले आपको ना इसका एक वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, कार्बन आर्क का वीडियो दिखाया, उसमें आपको कार्बन आर्क समझ में आ जाएगी। ठीक है, बट जैसे मैं वीडियो पे गया मुझे पता है कि आप यहाँ पर बंद कर दोगे फिर। ठीक है, तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग यार फिर रह जाएगी। अरे यार टाइम हो जाएगा ना फिर, एक्चुअली दूसरी क्लास में 9 बजे आने वाली है, और आपकी टाइमिंग भी तो हो गई कॉलेज जाने की। नहीं जा रहे हो? ये सही है आपका, है मतलब छुट्टी जब चाहो तब कर लेते हो क्या? नहीं सर, जब काम होता है कॉलेज जाता हूं। प्रेजेंटेशन देनी। सही है, सही। ठीक है यार, ये टीआईजी रह गया अभी, आई थिंक मुझे लग रहा है टीआईजी रह जाएगा। एक्चुअली क्लास भी आने वाली है ना, दिक्कत ये भी है। चलो चलो एक काम कर लो, एक काम कर लो, कम से कम 10 मिनट हम ये कर लेते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कर लेते हैं कम से कम एटलीस्ट। ठीक है, टीआईजी, टीआईजी क्या होती है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। यहाँ मेन चीज क्या है? यहाँ है मेन चीज ये वर्ड इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस खुद ही क्या काम करेगी? शील्डिंग का। ठीक है, क्योंकि आपको क्या प्रोडक्शन करना होता था? जब आप किसी मटेरियल के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग किया करते थे ऐसे, तो इस कोटिंग का काम क्या होता था? इस कोटिंग का काम क्या होता था? शील्डिंग गैस प्रोड्यूस करना। आप यहाँ गैस खुद ही डायरेक्टली दे दो, शील्डिंग गैस आप खुद डायरेक्टली दे दो, तो क्या आपको कोटिंग की जरूरत है? नहीं। और ये जो शील्डिंग गैस है वो बेसिकली क्या है? वो क्या कर रही है? आपके एनवायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर एक बैरियर है ना, और बैरियर हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा? इनर्ट गैस। अगर इनर्ट है तो आपका रिएक्शन करेगी ही नहीं। ठीक है, तो रिएक्शन नहीं करेगी, तो सबसे बढ़िया चीज क्या है यहाँ पर? इस शील्डिंग गैस को हम क्या यूज कर लें? डायरेक्टली इनर्ट गैस। ठीक है, तो बस ये चीज हमारी इसमें यूज होगी। साथ ही क्या है, टंगस्टन मेरा एज ए इलेक्ट्रोड काम कर रहा है, वो मेरा वर्कपीस वाला मटेरियल नहीं है। ये क्या है? नॉन कंज्यूमेबल। तो आप साथ में क्या लोगे? एक फिलर मटेरियल। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है, जनरली होती है। ठीक है, तो फिलर मटेरियल होगी। ठीक है, तो आर्क इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन ए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। वर्कपीस और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हुआ? आर्क स्टेबलाइज हुआ। टंगस्टन इज अलाउड, ठीक है, अलॉयड विद थोरियम एंड जिरकोनियम। ये दो नाम याद रखना है ना, थोरियम एंड जिरकोनियम, फॉर बेटर करंट कैरिंग एंड इलेक्ट्रॉन इमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो नॉन कंज्यूमेबल होंगे उनके लिए भी सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या होगी? जितना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एमिट करें उतना ही तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, और उतना ही ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। है कि नहीं? बात क्लियर है? और टंगस्टन क्या है? टंगस्टन है हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, तो ये ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली टंगस्टन जब आर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसी जोन के अंदर है ना, तो टंगस्टन ज्यादा टेम्परेचर को वियर करेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा प्रोड्यूस भी तो कर सकता है। तो प्रोड्यूस करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए? इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलने चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेंगे, ये टंगस्टन की टेंडेंसी होगी क्या? नहीं। तो उसमें हमें क्या चीज लगानी पड़ रही है? उसमें हमें जिरकोनियम एंड थोरियम लगाने पड़ रहे हैं, जो कि उसकी इलेक्ट्रॉन इमिशन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब हमने टंगस्टन का इलेक्ट्रोड बनाया तो उसमें जिरकोनियम एंड थोरियम भी मिला दिए, जो कि उसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी को, मतलब करंट तुरंत चली जाए, एंड दूसरा उसमें से इलेक्ट्रॉन के इमिशन को बढ़ा दें। और अगर ये चीज बढ़ाएगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेंगे टंगस्टन से, और इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकलेंगे तो हाई टेम्परेचर पहुंचेगा, और हमारी वेल्डिंग अच्छे से होगी। और हमारे लिए क्या होता है? वेल्डिंग होने का मतलब क्या होता है? स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, अगर उसको हमने हाई टेम्परेचर पर प्रोवाइड कर दिया, अगर स्टेनलेस स्टील को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो मेल्टिंग हो जाएगी। तो टंगस्टन से मेल्टिंग हो सकती है? टंगस्टन आर्क गैस वेल्डिंग से मेल्टिंग हो सकती है?
बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर देगा। एल्यूमिनियम की कर सकता है ये वेल्डिंग? सोचो, एल्यूमिनियम की कर सकता है? एल्यूमिनियम की कर सकता है? कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस काम कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्साइड से उसे प्रोटेक्ट भी कर रही है इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो ये जो टीआईजी है, टीआईजी ऑलमोस्ट सभी मटेरियल के लिए यूज हो जाता है टीआईजी, क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और ऑक्साइड्स जो एल्यूमिनियम के बन रहे हैं वो 2700 बन रहे हैं, और ये जो हमारा पहुंच रहा है बहुत ज्यादा पहुंच रहा है, ये 3600 के आसपास पहुंचता है इसका टेम्परेचर। टंगस्टन की कंडक्टिविटी बढ़ा दी ना। ओहो अभिषेक जी, ये लिख दिया, ये तो अभी समझा रहा था। टंगस्टन की कंडक्टिविटी मतलब करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है उस चीज को बढ़ाया जा रहा है, किसकी हेल्प से? थोरियम एंड जिरकोनियम। अगर डायरेक्टली टंगस्टन यूज करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट बहुत जल्दी से नहीं करेगा, ठीक है। तो टंगस्टन इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट कैसे करेगा? इन दो मटेरियल का नाम याद रखना, इन दो मटेरियल की हेल्प से, ठीक है। ये चीज इसमें जुड़ी रहेंगी, ये इसके अंदर अलॉय किया जा रहा है, ठीक है, जोड़ा जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, आर्क लेंथ इज कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल है। आर्क लेंथ इज कांस्टेंट, आर्क इज स्टेबल होगी ऑब्वियस है, एंड इजी टू मेंटेन होगी, विद और विदाउट फिलर, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी क्लीन वेल्ड्स, ठीक। नेक्स्ट, ऑल मेटल्स एंड अलॉय कैन बी वेल्डेड लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आल्सो। इसी में डाउट रहता है, ये चीज याद रखना। ये हमारे स्टेनलेस स्टील आल्सो, स्टेनलेस स्टील भी लिख लो, ठीक है। ये सभी चीजों को हमारा वेल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट पोलैरिटी इज यूज्ड, ठीक है। जनरली हम क्या यूज करेंगे? स्टेट पोलैरिटी। इस रिवर्स पोलैरिटी कहाँ यूज होगी? वो आगे 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 वो होता है हमारा मिग में यूज। मिग में रिवर्स पोलैरिटी क्यों यूज होती है उसकी कहानी देखेंगे। स्टेट पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया भाई? देखो हमें क्या यूज करनी होती है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में आपको स्टेट पोलैरिटी यूज करनी थी या नहीं? ठीक है, कहाँ गया भाई कार्बन? ये रहा। कार्बन में आपको स्टेट पोलैरिटी यूज करनी थी या नहीं? क्यों करनी थी? क्योंकि वर्क पीस को गलाना है, मेन चीज बस ये याद रखा करो, वर्क पीस को गलाना है तो स्टेट पोलैरिटी यूज करोगे। ऐसे ही टंगस्टन में वर्क पीस को गलाना है तो स्टेट पोलैरिटी यूज करोगे, ठीक है। मेन चीज हमारी क्या है? वर्क पीस को ज्यादा गलाना। तो जहां पर वर्क पीस ज्यादा गलाया जाता है वहां पर स्टेट पोलैरिटी यूज होती है। ये मैंने पहले दिन भी बताया था जब आर्क वेल्डिंग स्टार्ट की थी, जब एसपीडीसी समझाया था, ठीक है। तो स्टेट पोलैरिटी यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेल्ड वोल्टेज 20 से 40 वोल्ट एंड वेल्ड करंट 125 एम्पियर ऑफ आरपीडीसी। आरपीडीसी, ये आरपीडीसी क्या है? रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। अब भी तो मैंने बताया स्टेट पोलैरिटी। ये जो 125 एम्पियर है ये याद रखना, ये किसके लिए है? ये है ओवरहेड वेल्डिंग के लिए। अगर आपको टंगस्टन, मैंने कहा ना टीआईजी आप हर जगह यूज कर रहे हो, अब ओवरहेड करनी है तो टीआईजी की जगह कुछ और लेके आओगे ना, आप टीआईजी से ही कर लो, आप टीआईजी से ही कर लो, टंगस्टन इनर्ट गैस से ही कर लो, बट क्या करो वहां पर 125 तक लेके जाओ, आरपीडीसी यूज कर लो। क्योंकि मैंने आपसे बोला ओवरहेड में क्या होता है? आरपीडीसी, ठीक है। तो आरपीडीसी यूज कर लो, मैक्सिमम कितना पहुंचा दो? 125। जबकि स्टेट पोलैरिटी में कितना लेके जा सकते हो? जितना आप एम्पियर लेके जा सको उतना अच्छा, ठीक है। तो 1000 तक मैक्सिमम, जैसे शुरू में भी लिखवाया था, ठीक है, कि कहां से हमारा 80 के आसपास से और 1000 तक, 50 से आसपास और 1000 तक, ठीक है। मतलब कम से कम 50 तो नहीं, 150 के आसपास लेते हैं। 150 से लेके 1000 तक हम मैक्सिमम ले जाते हैं। तो 1000 तक इसमें लेके जा सकते हो क्योंकि इसका टेम्परेचर ये बियरेबल है टंगस्टन के लिए। इतनी करंट के बेसिस पर जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ उसमें भी मेरा टंगस्टन मेल्ट नहीं हुआ, इस वजह से वो बियरेबल है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल रखना है, इतने में टंगस्टन वेरिएबल है। अगर 1000 से और ऊपर गए तो हो सकता है टंगस्टन मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो फिर वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। शील्डिंग गैस हमारी आर्गन भी यूज हो जाती है, साथ ही हीलियम भी यूज हो जाती है, ठीक है। शील्डिंग गैस में हमारी आर्गन भी यूज हो जाती है, हीलियम भी यूज हो जाती है, दोनों ही गैसेस अच्छी होती है। हीलियम इज प्रेफरेबल, मेरी जो वर्डिंग है उन पर याद रखना, हीलियम इज प्रेफरेबल बट इट इज कॉस्टली। आर्गन इज ऑब्वियस, अगर हीलियम का ऑप्शन है, कॉस्टिंग की टेंशन नहीं है तो हीलियम लोगे, अगर कॉस्टिंग की टेंशन है तो आर्गन लोगे। आर्गन भी अच्छी है, इनर्ट गैस है ऑब्वियस है, ठीक है, आर्गन भी अच्छी है, बट हीलियम से थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज कुछ चीजों में कम हो जाती है, बट ये चीज थोड़ी कॉस्टली नहीं है तो इसलिए हम आर्गन को ज्यादा यूज करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा इनर्ट गैस में हमने आर्गन यूज की हुई है हर जगह, ठीक है। तो ये आर्गन जनरली यूज की जाती है। टॉर्चेस वाटर और एयर कूल्ड, ठीक है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका फिगर, जरा ध्यान से समझना क्या क्या हो रहा है इसमें।
टंगस्टन इनर्ट गैस की वेल्डिंग में। यहाँ देखो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए हुआ वाटर इनलेट, ठीक है, जो अभी मैंने लास्ट में बोला टेम्परेचर कूल डाउन, जिससे कि नॉर्मली हमारा टंगस्टन नॉर्मल रहे, ऊपर से टंगस्टन नॉर्मल रहे। यहाँ उसने सिर्फ और सिर्फ काम क्या है इसका, टंगस्टन का मेल्ट होना काम थोड़ी है, टंगस्टन का क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना। और इलेक्ट्रॉन किससे जा रहे हैं, वायर से, कंडक्टिंग वायर से, जो टंगस्टन का मटेरियल है, उसके टेम्परेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमें क्या करना है, उससे और ज्यादा लाइफ उसकी सस्टेन करानी है, तो उसे ठंडा करते चलो करते चलो करते चलो। इसे ठंडा नहीं करना है, यह है इलेक्ट्रोड, इसे ठंडा नहीं, यह है फिलर मेटल, सॉरी इलेक्ट्रोड नहीं बोलूंगा इसे बोलूंगा फिलर मेटल, ठीक है। यहाँ पर कोई वो नहीं लगा हुआ, सॉरी यहाँ पर कोई आपका करंट नहीं जा रहा, ये फिलर मेटल है, ये सिर्फ गलेगा, तो गलेगा तो हमें ठंडा थोड़ी करना है, इसे तो गर्म करना है, तो इसे हम ठंडा कर सकते हो, इसे ठंडा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज गलेगी, गलेगी कैसे, जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो। हाई टेम्परेचर कैसे होगा, हाई टेम्परेचर कैसे होगा, जब यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो। आर्क प्रोड्यूस कैसे होगी, आर्क प्रोड्यूस होगी जब ये चीज हमारी कहाँ से लगी हो, इलेक्ट्रोड से। तो ये इलेक्ट्रोड से लगी है, मैं कौन सी लेके चल रहा हूँ, एसपीडीसी, सो दिस इज द प्लस, दिस इज द माइनस, ठीक है, ये हो गया एसपीडीसी। यहाँ पर ये जो चीज है इसमें क्या है, ये हमारे पास टंगस्टन था, ठीक है, ये हमारे पास टंगस्टन था, इस टंगस्टन के ऊपर हमने क्या दिया, ये इलेक्ट्रोड, ये आपकी गैस शील्ड। तो ये गैस शील्ड यहाँ पर इनर्ट गैस यहाँ पर ऐसे जा रही है, और ये क्या बना रही है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट बना रही है, ये हमारा सेंस आएगा टीआईजी का। इसमें डीसी और एसी दोनों यूज हो सकती है, इसमें भी डाउट मत रखना कि सिर्फ डीसी में ही होता है, डीसी एसी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आपको बस टेम्परेचर को विदहोल्ड करने की चीजें देखनी थी। जल्दी से एक क्वेश्चन करो, ठीक है, सी हो गया, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, ठीक है, हीलियम और आर्गन। नेक्स्ट आर्गन है हीलियम। नेक्स्ट ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होना, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज द टीआईजी, है ना। इसमें भी क्या हो गया, टीआईजी, नॉन कंज्यूमेबल, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये बताओ जल्दी से, एक्चुअली क्लास के बच्चे आ गए तो अब थोड़ा हम क्लास छोड़ ही देते हैं ना। कौन सा, अच्छा बी बोल रहे हो, ओके। डी डी बी नहीं, डी सेकंड फॉल्स है क्या, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स कहां से दिख रहे हैं, दोनों फॉल्स। देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द आर्क वेल्डिंग आर मेड ऑफ द हाई मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर, इवन देन लिखा हुआ, इवन देन द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद पासेज ऑफ टाइम, मतलब आपको दिखा रखा है कि बहुत ज्यादा लेंथी टाइम के बाद में चीजें हो रही है, और ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा सेंस भी दिया, इसका मतलब ये तो सही है, बट ये क्या है, इसमें यार स्ट्रॉन्ग फ्लक्स की बात होती ही नहीं है कुछ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रोंग है, ये रोंग है। आपके पास क्या है, ये वाला इलेक्ट्रोड फ्लक्स का काम करता है क्या, इलेक्ट्रोड किसी भी चीज में, कोई सी भी चीज में इलेक्ट्रोड फ्लक्स का काम करता है, नहीं ना। मैंने आपसे बोला ना, इलेक्ट्रोड थोड़ी बदल रहा है, शील्डिंग गैस, उसके ऊपर की कोटिंग फ्लक्स बना रही है शील्डिंग गैस। तो दिस इज रोंग ना, सॉरी सी दिस इज रोंग है ना, दिस इज रोंग, सो दिस इज द सी, ए इज ट्रू एंड बी इज रोंग। यही तो मैंने थोड़ा बताया ना कि नॉन कंज्यूमेबल है, तो इलेक्ट्रोड कैसे, टंगस्टन, एक सोचो टंगस्टन के आइडियल मटेरियल है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मैंने आपसे बताया भी था, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत ही इसी की वर्डिंग पढ़ो ना यहाँ पर, इवन देन अभी क्लास छूटने वाली है ना, इवन देन द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड गोज ऑन डिक्रीजिंग विद पासेस ऑफ टाइम। लैंग्वेज तो समझो, ऐसे समझना, ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है। इवन देन वर्ड ये यहाँ से समझो ना, इवन देन, ठीक है। आपके पास ये चीज है, उसके बाद पूरी डेफिनेशन के बाद ये बोल रखा है कि ये चीज ऐसे होती है, हाँ होती है, ठीक है। बहुत टाइम के बाद तो हमारा टंगस्टन कहीं ना कहीं फेल होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं फेल होगा, तो वो चीज है। बात समझ में आ रही है ना, तब से जाके आंसर ऐसे से, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों गलत, ऐसा होता नहीं है फिर तो क्या, दोनों गलत, क्योंकि सेकंड तो कभी सही हो नहीं सकता, कभी भी इलेक्ट्रोड हमारा फ्लक्स काम करता है क्या, इलेक्ट्रोड फ्लक्स की तरह काम थोड़ी करता है ना।
तो इलेक्ट्रोड फ्लक्स हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। बात छोटी छोटी क्लियर हो रही है? चलो ठीक है, तो अब हमारी क्लास की बात कर लेते हैं। हमारी अब क्लास रहेगी कल, सैटरडे है ना, कल रहेगी हमारी क्लास 11 बजे से, ठीक है, हाँ सुबह 11 से ठीक है, और ठीक है 11 से हम स्टार्ट कर लेंगे, कोशिश में यही रखूंगा 11 से करें। अगर मेरी जेई की क्लास रहती है, ठीक है, फिलहाल